एक सुबह जब ग्रेगोर सामसा खराब सपनों से जागा तो उसने खुद को अपने बिस्तर में एक भयानक कीड़े के रूप में बदला हुआ पाया। वह अपनी ढाल जैसी सख्त पीठ के बल लेटा हुआ था। जब उसने अपना सिर थोड़ा उठाया तो उसे अपना भूरा पेट दिखाई दिया, जो गुंबद जैसा गोल था और सख्त हिस्सों में बटा हुआ था। बिस्तर की चादर उसे बमुश्किल ढक पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल फिसल जाएगी। उसके ढेर सारे पैर, जो उसके शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले बहुत ही पतले और कमजोर थे, उसकी आंखों के सामने लाचारी से हिल रहे थे। मेरे साथ क्या हुआ है, उसने सोचा। यह कोई सपना नहीं था। उसका कमरा, जो इंसानों के रहने लायक एक साधारण कमरा था, अपनी चार जानी पहचानी दीवारों के बीच शांति से वैसा ही था। मेज पर कपड़ों के सैंपलों का एक ढेर फैला हुआ था। सामसा एक सेल्समैन था और उसके ऊपर एक तस्वीर टंगी थी। उसने हाल ही में एक मैगजीन से इसे काटकर एक सुंदर सुनहरे फ्रेम में लगाया था। उस तस्वीर में एक महिला थी जिसने फर की टोपी और गले में फर का पट्टा पहना हुआ था। ग्रेगोर ने खिड़की के बाहर खराब मौसम की ओर देखा। शीशे पर पड़ती बारिश की बूंदों की आवाज सुनकर उसे बहुत उदासी महसूस हुई। उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ी देर और सो जाऊं और इस सारी बकवास को भूल जाऊं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसे दाईं करवट सोने की आदत थी और अपनी वर्तमान हालत में वह उस स्थिति में नहीं आ पा रहा था। वह जितनी भी कोशिश करता, बार बार लुढ़क कर वापस अपनी पीठ के बल आ जाता। उसने कम से कम 100 बार कोशिश की होगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उसे अपने हिलते हुए पैर न देखने पड़े। उसने कोशिश करना तब बंद किया जब उसे अपने शरीर में एक हल्का और मीठा सा दर्द महसूस होने लगा, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हे भगवान, उसने सोचा, मैंने कितना थकाने वाला काम चुना है। दिन रात बस सफ़र करते रहो। घर पर रहकर काम करने के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऊपर से ये सफ़र की मुसीबतें, हर वक्त ट्रेन पकड़ने की चिंता, खराब और बेवक्त खाना, और हर समय नए नए लोगों से मिलना जिनसे कभी दोस्ती नहीं हो पाती। यह सब भाड़ में जाए। उसके पेट पर हल्की खुजली हुई। वह अपनी पीठ के बल धीरे धीरे बिस्तर के सिरहाने की ओर खिसका ताकि अपना सिर ऊपर उठा सके। उसने देखा कि वहां बहुत सारे छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे थे जिनका मतलब उसे समझ नहीं आया। जब उसने अपने एक पैर से उस जगह को छूने की कोशिश की तो उसने तुरंत पैर पीछे खींच लिया, क्योंकि उसे छूते ही पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। उसने सोचा, हर समय जल्दी उठना इंसान को बेवकूफ़ बना देता है। पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरे सेल्समैन तो बड़े आराम की ज़िंदगी जीते हैं। मिसाल के तौर पर, जब मैं दोपहर में कॉन्ट्रैक्ट लिखने गेस्ट हाउस वापस जाता हूँ तो वे लोग वहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने बॉस के सामने ऐसा करूँ तो वह मुझे उसी वक्त नौकरी से निकाल दें। पर क्या पता, शायद मेरे लिए वही सबसे अच्छा होता। अगर मुझे अपने माता पिता की फिक्र ना होती तो मैंने बहुत पहले ही इस्तीफा दे दिया होता। मैं बॉस के पास जाता और उन्हें साफ साफ बता देता कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। वह तो अपनी मेज से ही गिर जाते। उनकी वह मेज भी कितनी अजीब है, जिस पर बैठकर वह अपने कर्मचारियों से नीचे झुककर बात करते हैं, जैसे कि वे कोई मामूली नौकर हों। खैर, अभी भी उम्मीद है। एक बार जब मैं अपने माता पिता का कर्ज उतारने के लिए पैसे जमा कर लूं, शायद 5 या 6 साल और लगेंगे, तब मैं पक्का इस्तीफा दे दूंगा। तब मैं अपनी ज़िंदगी बदल लूंगा। लेकिन अभी मुझे उठना होगा। मेरी ट्रेन 5 बजे की है। उसने अलमारी पर रखी अलार्म घड़ी की ओर देखा। हे भगवान, उसने सोचा, 6:30 बज चुके थे और सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। ये 6:30 से भी ज्यादा, करीब पौने 7 का वक्त था। क्या अलार्म नहीं बजा? उसने बिस्तर से देखा कि अलार्म 4 बजे का लगा हुआ था। वह पक्का बजा होगा। पर क्या यह मुमकिन था कि वह उस शोर में भी सोता रहा? सच है कि उसकी नींद शांति भरी नहीं थी, पर शायद इसीलिए वह बहुत गहरी थी। अब उसे क्या करना चाहिए? अगली ट्रेन 7 बजे की थी। उसे पकड़ने के लिए उसे पागलों की तरह भागना होगा, और अभी तक सैंपलों की पैकिंग भी नहीं हुई थी। वह खुद को बिल्कुल भी तरोताज़ा महसूस नहीं कर रहा था। और अगर वह ट्रेन पकड़ भी लेता तो बॉस का गुस्सा तो पक्का था, क्योंकि दफ्तर का असिस्टेंट 5 बजे वाली ट्रेन पर ही नज़र रखने आया होगा और उसने अब तक रिपोर्ट भी दे दी होगी। वह असिस्टेंट बॉस का ही आदमी था, जिसका अपना कोई ज़मीर नहीं था। क्या वह बीमारी का बहाना बना दे? लेकिन यह बहुत ही अजीब और शक पैदा करने वाला होता, क्योंकि 5 साल की नौकरी में ग्रेगोर कभी बीमार नहीं पड़ा था।
बॉस पक्का बीमा कंपनी के डॉक्टर को लेकर घर आ जाते और उसके माता-पिता पर इल्ज़ाम लगाते कि उनका बेटा आलसी है। वह डॉक्टर तो किसी को बीमार मानता ही नहीं था। उसके हिसाब से तो हर कोई सिर्फ़ काम से बचना चाहता था। और क्या इस मामले में वह डॉक्टर पूरी तरह गलत होता? सच तो ये था कि बहुत ज़्यादा नींद आने के अलावा ग्रेगोर बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था, बल्कि उसे सामान्य से ज़्यादा भूख भी लग रही थी। वह अभी यह सब सोच ही रहा था और बिस्तर से निकलने का फ़ैसला नहीं कर पा रहा था, तभी घड़ी ने पौने 7 बजाए। उसके सिरहाने वाले दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। ग्रेगोर, किसी ने आवाज़ दी। वह उसकी माँ थी। पौने 7 बज गए हैं। क्या तुम्हें कहीं जाना नहीं था? वह कितनी कोमल आवाज़ थी। लेकिन जब ग्रेगोर ने खुद को जवाब देते सुना तो वह डर गया। वह आवाज़ पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से एक दर्द भरी और अजीब-सी चूं-चूं की आवाज़ निकल रही हो, जो शब्दों को साफ नहीं होने दे रही थी। ग्रेगोर पूरा जवाब देना चाहता था और सब कुछ समझाना चाहता था, पर उसने सिर्फ इतना ही कहा, "हाँ, माँ, शुक्रिया। मैं बस उठ ही रहा हूँ।" दरवाजे के बाहर शायद ग्रेगोर की आवाज़ में बदलाव का पता नहीं चला, क्योंकि उसकी माँ इस जवाब से संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। लेकिन इस छोटी-सी बातचीत से परिवार के बाकी लोगों को पता चल गया कि ग्रेगोर अभी भी घर पर ही है। जल्द ही उसके पिता दूसरे दरवाजे पर दस्तक देने लगे। "ग्रेगोर! ग्रेगोर!" उन्होंने पुकारा। "क्या बात है?" थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से भारी आवाज़ में चेतावनी देते हुए कहा, "ग्रेगोर! ग्रेगोर!" दूसरे दरवाजे से उसकी बहन की धीमी और रोने जैसी आवाज़ आई। "ग्रेगोर, क्या तुम ठीक नहीं हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए?" ग्रेगोर ने दोनों तरफ जवाब दिया, "मैं बस तैयार ही हूँ।" उसने अपनी आवाज़ को सामान्य दिखाने के लिए हर शब्द को बहुत रुक-रुक कर और साफ बोलने की कोशिश की। उसके पिता वापस नाश्ते पर चले गए, लेकिन उसकी बहन ने धीरे से फुसफुसाया, "ग्रेगोर, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे विनती करती हूँ।" लेकिन ग्रेगोर का दरवाज़ा खोलने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी उस पुरानी आदत की तारीफ की जो उसे सफ़र के दौरान लगी थी। रात को घर पर भी सारे दरवाजे अंदर से बंद रखने की आदत। अब वह बस शांति से उठना चाहता था, कपड़े पहनना चाहता था और सबसे ज़रूरी, नाश्ता करना चाहता था। उसके बाद ही वह सोचेगा कि आगे क्या करना है। उसे पता था कि बिस्तर पर लेटे रहने से वह किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। उसे याद आया कि पहले भी कई बार बिस्तर पर उसे हल्का दर्द महसूस हुआ था, जो बाद में सिर्फ उसका वहम निकला। उसे पूरा यकीन था कि उसकी आवाज़ में बदलाव सिर्फ एक जुकाम का लक्षण है, जो उसके जैसे सेल्समैन के लिए आम बात थी। कंबल को हटाना तो आसान था, उससे बस खुद को थोड़ा फुलाना था और कंबल अपने आप नीचे गिर गया। लेकिन उसके बाद सब कुछ मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका शरीर बहुत चौड़ा हो गया था। खुद को उठाने के लिए उसे हाथ-पैरों की ज़रूरत थी, लेकिन हाथों की जगह उसके पास सिर्फ वो नन्हे पैर थे जो हर दिशा में बेकाबू होकर हिल रहे थे। अगर वो एक पैर को मोड़ना चाहता तो वह सीधा हो जाता। ये काम बिस्तर पर नहीं हो सकता, ग्रेगोर ने खुद से कहा। तो बेकार की कोशिश मत करो। उसने पहले अपने शरीर के निचले हिस्से को बिस्तर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना वह हिस्सा कभी देखा नहीं था और उसे पता नहीं था कि वह कैसा दिखता है। वह हिस्सा बहुत भारी लग रहा था। जब उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को आगे धकेला, तो उसका शरीर गलत दिशा में मुड़ गया और वह बिस्तर के कोने से जोर से टकराया। उस तेज जलन वाले दर्द से उसे समझ आया कि उसका निचला हिस्सा इस वक्त बहुत नाजुक है। फिर उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पहले बाहर निकालने की कोशिश की। उसने सावधानी से अपना सिर एक तरफ घुमाया। यह काफी आसानी से हो गया और उसका भारी शरीर भी धीरे धीरे सिर की दिशा में खिसकने लगा। लेकिन जब उसका सिर बिस्तर से बाहर ताज़ी हवा में आया, तो उसे डर लगा कि अगर वह गिर गया तो उसके सिर में चोट लग जाएगी। उसे किसी भी कीमत पर बेहोश नहीं होना था, इसलिए उसने फिर से बिस्तर पर ही रहना बेहतर समझा। वापस उसी स्थिति में आने में उसे उतनी ही मेहनत लगी। वह वहीं लेटा हुआ आहें भर रहा था और अपने पैरों को आपस में उलझते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस उथल-पुथल को कैसे शांत किया जाए। उसने फिर से खुद से कहा कि बिस्तर पर रहना नामुमकिन है और सबसे सही यही होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह बिस्तर से बाहर निकल जाए। साथ ही उसने खुद को याद दिलाया कि जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से बेहतर है कि शांत होकर सोचा जाए।
उसने खिड़की की तरफ देखा, पर बाहर घना कोहरा था, जिसकी वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। 7 बज गए, उसने खुद से कहा जब घड़ी फिर से बजी। 7 बज गए और अभी भी इतना कोहरा है। फिर उसने सोचा, सवा 7 बजने से पहले मुझे हर हाल में बिस्तर से बाहर निकलना होगा। तब तक दफ्तर से भी कोई पूछने आ जाएगा, क्योंकि वहाँ 7 बजे से पहले काम शुरू हो जाता है। अब उसने अपने पूरे शरीर को एक साथ बिस्तर से बाहर झटकने का मन बना लिया। उसे लगा कि अगर वह इस तरह गिरेगा और अपने सिर को ऊंचा रखेगा, तो शायद उसे चोट नहीं लगेगी। उसकी पीठ काफ़ी सख्त थी और कालीन पर गिरने से उसे कुछ नहीं होगा। उसे बस उस शोर की चिंता थी जो उसके गिरने से होगा, जिससे पूरे घर में खलबली मच सकती थी। लेकिन यह खतरा उठाना ही था। जब ग्रेगोर आधा बिस्तर से बाहर था, तो उसने सोचा कि अगर कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, तो कितना आसान होगा। 2 मजबूत लोग, जैसे उसके पिता और नौकरानी, काफ़ी होते। उन्हें बस उसकी पीठ के नीचे हाथ डालकर उसे उठाना होता और फर्श पर धीरे से लिटाना होता। पर क्या उसे मदद के लिए पुकारना चाहिए? अपनी इतनी मुश्किल हालत में भी इस ख़्याल पर वह अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। अब वह इतना बाहर आ चुका था कि ज़्यादा हिलने-डुलने पर उसका संतुलन बिगड़ सकता था। सवा 7 होने वाले थे। तभी घर की घंटी बजी। दफ्तर से कोई आया है, उसने सोचा और बिल्कुल शांत हो गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वे दरवाज़ा नहीं खोल रहे, ग्रेगोर ने एक झूठी उम्मीद के साथ सोचा। लेकिन तभी नौकरानी के चलने की आवाज़ आई और उसने दरवाज़ा खोला। आने वाले के पहले शब्द सुनते ही ग्रेगोर समझ गया कि वह कौन है। मैनेजर, बड़ा बाबू, खुद आया था। ग्रेगोर ने सोचा कि क्या उसे ही ऐसी कंपनी में काम करना था, जो छोटी सी गलती पर भी इतना शक करती है। अब गुस्से में आकर उसने पूरी ताकत से खुद को बिस्तर से बाहर झटका। एक जोर की आवाज़ हुई, पर वह उतनी भी तेज नहीं थी। कालीन की वजह से शोर थोड़ा कम हो गया था और उसकी पीठ भी उम्मीद से ज्यादा लचीली निकली। लेकिन उसका सिर कालीन से जोर से टकराया। दर्द और चिड़चिड़ाहट में उसने अपना सिर कालीन पर रगड़ा। अंदर कुछ गिरा है? बगल वाले कमरे में मैनेजर ने कहा। ग्रेगोर ने सोचा कि क्या कभी मैनेजर के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा आज उसके साथ हुआ। तभी मैनेजर के जूतों की आवाज़ पास आने लगी। दाहिनी तरफ के कमरे से उसकी बहन ने फुसफुसाते हुए कहा, ग्रेगोर, मैनेजर साहब आए हैं। हाँ, मुझे पता है, ग्रेगोर ने मन में कहा। अब उसके पिता ने बाएं कमरे से कहा, ग्रेगोर, मैनेजर साहब आए हैं और पूछ रहे हैं कि तुम सुबह की ट्रेन से क्यों नहीं गए। हमें नहीं पता कि उन्हें क्या जवाब दें। वह तुमसे निजी तौर पर बात करना चाहते हैं, इसलिए कृपया दरवाज़ा खोलो। मैनेजर ने आवाज़ दी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सामसा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, माँ ने मैनेजर से कहा। यकीन मानिए, वह बीमार है, वरना ग्रेगोर की ट्रेन कभी नहीं छूटती। वह लड़का सिर्फ काम के बारे में सोचता है। वह कभी शाम को बाहर भी नहीं जाता। हफ्ते भर से वह शहर में है, पर हर शाम घर पर ही रहा। वह हमारे साथ बैठकर बस अखबार पढ़ता है या ट्रेनों का टाइम टेबल देखता रहता है। मैं बस अभी आ रहा हूँ, ग्रेगोर ने धीरे से कहा। मैनेजर ने कहा, मिसेस सामसा, मुझे उम्मीद है कि यह कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन व्यापार में हमें छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। पिता ने फिर से दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा, क्या अब मैनेजर साहब अंदर आ सकते हैं? नहीं, ग्रेगोर ने जवाब दिया। दाईं ओर वाले कमरे में सन्नाटा छा गया और बाईं ओर उसकी बहन रोने लगी। ग्रेगोर अभी भी कालीन पर ही था और उसका दरवाज़ा खोलने का कोई इरादा नहीं था। मैनेजर ने अब अपनी आवाज़ ऊंची की। मिस्टर सामसा, क्या बात है? आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। आप अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माता पिता और आपके बॉस की तरफ से बात कर रहा हूँ और मुझे अभी इस बात का साफ जवाब चाहिए। मैं हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ। मुझे लगा था कि आप एक समझदार इंसान हैं, लेकिन अब आप ये अजीब हरकतें कर रहे हैं। आज सुबह आपके मालिक ने आपके न आने का एक संभावित कारण बताया था। उसका संबंध उस पैसे से था जो हाल ही में आपको सौंपा गया था। लेकिन मैंने उन्हें लगभग विश्वास दिला दिया था कि यह सही कारण नहीं हो सकता। पर अब जब मैं आपकी यह समझ से बाहर वाली ज़िद देख रहा हूँ, खुद मुझे आपके पक्ष में बोलने की कोई इच्छा नहीं रह गई है और आपकी नौकरी भी उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी आप समझते हैं। मैं यह सब आपसे अकेले में कहना चाहता था, पर चूंकि आपने बिना किसी कारण के मेरा समय बर्बाद किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके माता-पिता को यह सब जानने से रोकना चाहिए।
पिछले कुछ समय से आपका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। मैं मानता हूँ कि साल का ये समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पर मिस्टर सामसा, ऐसा कोई समय नहीं होता जब बिल्कुल भी व्यापार ना हो। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन सर, ग्रेगोर उत्तेजना में चिल्लाया, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ, बस एक पल। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं उठ नहीं पाया। मैं अब भी बिस्तर पर ही हूँ, लेकिन अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बस बिस्तर से उठ ही रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखें। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर मैं अब ठीक हूँ। ये वाक़ई चौंकाने वाला है कि किसी के साथ अचानक क्या हो सकता है। कल रात तक मैं बिल्कुल ठीक था, मेरे माता-पिता जानते हैं। शायद कल रात मुझे इसके थोड़े लक्षण महसूस हुए थे, उन्होंने भी ध्यान दिया होगा। मुझे नहीं पता कि मैंने दफ़्तर में सूचना क्यों नहीं दी, लेकिन इंसान को हमेशा लगता है कि वह घर पर रुके बिना बीमारी से लड़ सकता है। कृपया मेरे माता-पिता को परेशान न करें। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई आधार नहीं है। किसी ने मुझसे इन बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। शायद आपने मेरे भेजे हुए ताज़ा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पढ़े हैं। मैं 8 बजे वाली ट्रेन से निकल जाऊँगा। इन कुछ घंटों के आराम ने मुझे ताकत दी है। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है सर। मैं आपके पीछे-पीछे दफ़्तर पहुँच जाऊँगा। कृपया बॉस से मेरे बारे में अच्छी बातें कहिएगा। ग्रेगोर ये शब्द तेज़ी से बोलता गया। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कह रहा है। वह खिसकते हुए दराज़ों वाली अलमारी तक पहुँचा। ये आसान था, शायद बिस्तर पर किए अभ्यास की वजह से, जहाँ उसने खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश की। वह वाक़ई दरवाज़ा खोलना चाहता था कि वे उसे देखें और वह मैनेजर साहब से बात कर सके। बाकी सब इतने ज़ोर दे रहे थे कि वह यह जानने को उत्सुक था कि उसे देखकर वे क्या कहेंगे। अगर वे चौंक गए, तो यह उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी और वह आराम कर सकेगा। लेकिन अगर उन्होंने सब कुछ शांति से लिया, तो उसके पास परेशान होने की कोई वजह नहीं होगी और अगर उसने जल्दी की, तो वह 8 बजे स्टेशन पहुँच सकता था। चिकनी अलमारी पर चढ़ने की पहली कुछ कोशिशों में वह फिसल गया, पर अंत में उसने एक आखिरी झटका दिया और सीधा खड़ा हो गया। उसके शरीर के निचले हिस्से में बहुत दर्द था, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह पास की एक कुर्सी के सहारे टिक गया और अपने नन्हे पैरों से उसके किनारों को कसकर पकड़ लिया। अब वह शांत हो गया था और सुनने लगा कि मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं। क्या आपको उसकी एक भी बात समझ आई? मैनेजर साहब ने उसके माता-पिता से पूछा। कहीं वह हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? हे भगवान! उसकी माँ रोते हुए चिल्लाई। वह गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और हम उसे तकलीफ दे रहे हैं। ग्रेटा! ग्रेटा! फिर वह चिल्लाई। माँ, उसकी बहन ने दूसरी तरफ से आवाज़ दी। वे ग्रेगोर के कमरे के आर-पार बात कर रहे थे। तुम्हें फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना होगा। ग्रेगोर बीमार है। जल्दी करो, डॉक्टर को लाओ। क्या तुमने सुना कि ग्रेगोर अभी कैसे बोल रहा था? वह किसी जानवर की आवाज़ थी। मैनेजर साहब ने उतनी ही शांति से कहा जितनी व्याकुल उसकी माँ की चीखें थीं। अन्ना! अन्ना! उसके पिता ने गलियारे से रसोई की ओर चिल्लाते हुए तालियां बजाईं। अभी किसी ताला खोलने वाले को यहाँ बुलाओ। दोनों लड़कियां फौरन बाहर की ओर भागीं। उसकी बहन इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई? दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आई। शायद उन्होंने उसे खुला ही छोड़ दिया था। अक्सर उन घरों में ऐसा होता है जहाँ कुछ भयानक घटता है। इसके विपरीत ग्रेगोर काफ़ी शांत हो गया था। अब वे उसके शब्दों को नहीं समझ पा रहे थे, हालांकि वे उसे खुद बहुत साफ लग रहे थे। शायद उसके कान उस आवाज़ के आदी हो गए थे, पर उन्हें यह समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ गलत है और वे मदद के लिए तैयार थे। उसकी स्थिति पर आई यह पहली प्रतिक्रिया भरोसेमंद और बुद्धिमानी भरी थी, जिससे उसे बेहतर महसूस हुआ। उसे लगा कि वह फिर से लोगों के बीच लौट आया है। उसे डॉक्टर और ताला खोलने वाले से बहुत उम्मीदें थीं। अब जो कुछ भी कहा जाना था, वह बहुत महत्वपूर्ण था। अपनी आवाज़ को साफ करने के लिए वह थोड़ा-सा खाँसा, पर सावधानी से, क्योंकि उसे डर था कि यह आवाज़ भी इंसानी खाँसी से अलग लग सकती है। इस बीच अगले कमरे में सन्नाटा छा गया था। शायद उसके माता-पिता मैनेजर साहब के साथ मेज़ पर बैठकर फुसफुसा रहे थे, या शायद वे सब दरवाजे से चिपके हुए सुन रहे थे। ग्रेगोर कुर्सी के सहारे धीरे-धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने कुर्सी छोड़ दी और खुद को दरवाजे पर झोंक दिया। अपने पैरों की चिपचिपाहट के सहारे वह सीधा टिक गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अपने मुंह से ताले में चाबी घुमाने की कोशिश की।
बदकिस्मती से उसके पास असली दांत नहीं थे, तो वह चाबी कैसे पकड़ता? पर दांतों की कमी उसके मजबूत जबड़े ने पूरी कर दी। जबड़े की मदद से उसने चाबी घुमानी शुरू की। इस कोशिश में उसके मुंह से एक भूरा तरल पदार्थ निकला, जो चाबी पर से होता हुआ फर्श पर टपकने लगा। सुनो, मैनेजर साहब ने अगले कमरे में कहा, वह चाबी घुमा रहा है। इससे ग्रेगोर का हौसला बढ़ा। उसे लगा कि उन सबको उसे बढ़ावा देना चाहिए था। शाबाश ग्रेगोर, लगे रहो। इसी उत्साह में उसने अपनी पूरी ताकत से चाबी को काटा। जैसे जैसे चाबी घूमी, वह भी ताले के साथ घूमने लगा। मुंह के सहारे खुद को संभाले हुए उसने अपने पूरे शरीर के वजन से चाबी को नीचे दबाया। ताले के खुलने की साफ आवाज ग्रेगोर के लिए संकेत थी कि वह अब रुक सकता है। उसने राहत की सांस ली और मन में कहा, चलो, मुझे ताला खोलने वाले की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसने दरवाजे को पूरी तरह खोलने के लिए अपना सिर हैंडल पर रख दिया। दरवाज़ा इस तरह खोलने की वजह से वह सबके सामने आने से पहले ही काफ़ी खुल चुका था। उसे बहुत सावधानी से मुड़ना था ताकि वह कमरे में दाखिल होने से पहले अपनी पीठ के बल न गिर जाए। वह अभी इसी मुश्किल हरकत में लगा था कि उसने मैनेजर साहब के मुंह से एक ज़ोरदार ओह सुना, जो हवा के झोंके जैसा लगा। अब उसने उन्हें देखा। वे दरवाजे के सबसे करीब थे। उन्होंने अपना हाथ अपने खुले मुंह पर रखा हुआ था और वे धीरे-धीरे पीछे हट रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पीछे धकेल रही हो। ग्रेगोर की माँ ने, जिनके बाल सोकर उठने की वजह से अब भी बिखरे हुए थे, उसके पिता की ओर देखा। फिर उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं, ग्रेगोर की ओर 2 कदम बढ़ीं और फर्श पर अपने कपड़ों के बीच ढेर होकर गिर गईं। उसके पिता के चेहरे पर दुश्मनी के भाव थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियाँ भींच रखी थीं, जैसे वे ग्रेगोर को वापस उसके कमरे में धकेलना चाहते हों। फिर उन्होंने अनिश्चितता से कमरे की ओर देखा, अपनी आंखों को हाथों से ढंक लिया और फूट-फूट कर रोने लगे। ग्रेगोर कमरे के अंदर नहीं गया, बल्कि दरवाजे के अंदरूनी हिस्से के सहारे टिका रहा। इस तरह उसका आधा शरीर और सिर ही बाहर से दिख रहा था। इस बीच दिन का उजाला बढ़ गया था। सड़क के दूसरी तरफ की अस्पताल की धुंधली इमारत अब साफ दिख रही थी। बारिश अब भी हो रही थी। नाश्ते के बर्तन अब भी मेज पर पड़े थे। वे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि ग्रेगोर के पिता के लिए नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना था और वे घंटों बैठकर अलग अलग अखबार पढ़ते हुए इसे करते थे। सामने वाली दीवार पर ग्रेगोर की एक तस्वीर टंगी थी, जब वह सेना में लेफ्टिनेंट था, हाथ में तलवार और चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान। घर का मुख्य दरवाजा खुला होने की वजह से उसे सीढ़ियां भी दिख रही थीं। अच्छा तो, ग्रेगोर ने कहा। वह अकेला था जो शांत था। मैं अभी तैयार हो जाता हूँ, अपने सैंपल पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ। क्या आप कृपया मुझे जाने देंगे? आप देख सकते हैं, उसने मैनेजर साहब से कहा, कि मैं ज़िद्दी नहीं हूँ और मुझे अपना काम पसंद है। सेल्समैन का काम कठिन है, पर इसके बिना मेरा गुज़ारा नहीं हो सकता। तो आप कहाँ जा रहे हैं? दफ़्तर? क्या आप वहाँ सब कुछ सही-सही बता देंगे? ये मुमकिन है कि कोई कुछ समय के लिए काम न कर पाए, पर वही समय होता है जब पिछले कामों को याद रखा जाए। आपको पता है कि मुझ पर मालिक का कर्ज़ है और मुझे अपने परिवार का ख़्याल भी रखना है। कृपया मेरे लिए चीज़ें और मुश्किल न बनाएँ। मैं जानता हूँ कि सेल्समैनों को कोई पसंद नहीं करता। सबको लगता है कि हम बहुत पैसा कमाते हैं और मज़े करते हैं। यह सिर्फ़ एक गलत धारणा है। पर सर, आपकी समझ बाकी कर्मचारियों से बेहतर है। कृपया चले मत जाइए। कम से कम कुछ तो कहिए, जिससे लगे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन ग्रेगोर के बोलते ही मैनेजर साहब मुड़ गए और काँपते कंधों के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगे। वे एक पल के लिए भी नहीं रुके। बस नज़रों को ग्रेगोर पर टिकाए हुए धीरे-धीरे दरवाजे की ओर खिसकते रहे। गलियारे में पहुंचते ही उन्होंने अचानक एक तेज़ हरकत की और बदहवास होकर भागने लगे। गलियारे में उन्होंने अपना दायाँ हाथ सीढ़ियों की ओर ऐसे फैलाया, जैसे बाहर कोई जादुई ताकत उन्हें बचाने के लिए इंतज़ार कर रही हो। ग्रेगोर को समझ आ गया कि मैनेजर साहब को इस हाल में जाने देना उसकी नौकरी के लिए बहुत खतरनाक होगा। उसके माता-पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह नौकरी ग्रेगोर को पूरी ज़िंदगी पालती रहेगी, और अभी वे खुद इतने परेशान थे कि भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ग्रेगोर भविष्य के बारे में सोच रहा था। मैनेजर को रोकना, उन्हें शांत करना और उन्हें मनाना बहुत ज़रूरी था। ग्रेगोर और उसके परिवार का भविष्य इसी पर टिका था। काश उसकी बहन यहाँ होती।
वह समझदार थी। जब ग्रेगोर शांति से लेटा था तभी वह रोने लगी थी, और मैनेजर साहब महिलाओं का सम्मान करते थे, वह पक्का उन्हें मना लेती। पर बहन वहां नहीं थी। ग्रेगोर को यह खुद ही करना था। यह सोचे बिना कि वह अभी चलने में कितना कमजोर है या उसकी आवाज अब भी समझ नहीं आएगी, उसने दरवाजा छोड़ दिया और खुद को बाहर की ओर धकेला। वह सीढ़ियों के पास मैनेजर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, पर वह फौरन नीचे गिर गया और एक छोटी सी चीख के साथ अपने ढेरों नन्हे पैरों के बल आ गया। ऐसा होते ही उस दिन पहली बार उसे अपने शरीर में कुछ अच्छा महसूस हुआ। उसके छोटे पैरों के नीचे ठोस जमीन थी। वे ठीक वैसा ही कर रहे थे जैसा वह चाह रहा था। उसे लगा कि जल्द ही उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसकी माँ सामने ही थी। उन्होंने अचानक अपने हाथ फैलाए और चिल्लाई, बचाओ, भगवान के लिए बचाओ। वे पीछे की ओर भागने लगीं और भूल गईं कि पीछे नाश्ते की मेज है। वे मेज से टकराकर उस पर बैठ गईं। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कॉफी का जग उलट गया है और कालीन पर कॉफी की धार बह रही है। माँ, माँ, ग्रेगोर ने कोमलता से कहा। वह उस पल मैनेजर को भूल गया, पर कॉफी को बहता देख उसके जबड़े हवा में खुद ब खुद चलने लगे। इससे उसकी माँ फिर से चीखीं और मेज से भागकर अपने पति की बाहों में जा गिरी। ग्रेगोर के पास अब उनके लिए समय नहीं था। मैनेजर सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। ग्रेगोर उसकी ओर लपका। मैनेजर ने शायद कुछ भांप लिया था क्योंकि वह एक साथ कई सीढ़ियां कूदकर गायब हो गया। मैनेजर का इस तरह भागना ग्रेगोर के पिता के लिए भी घबराहट का सबब बन गया। अब तक वे शांत थे, पर अब उन्होंने मैनेजर की छड़ी उठा ली और एक बड़ा अखबार हाथ में लेकर ग्रेगोर को डराकर वापस कमरे में भेजने लगे। ग्रेगोर की प्रार्थनाओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपना पैर जोर से फर्श पर पटका। कमरे के पार माँ ने खिड़की खोल दी और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। खिड़की से आई तेज हवा से मेज पर रखे अखबार उड़ने लगे। पिता उसे पीछे धकेलते रहे और किसी जंगली आदमी की तरह शू शू की आवाजें निकालने लगे। ग्रेगोर को पीछे की ओर चलने का कोई अभ्यास नहीं था। अगर उसे मुड़ने दिया जाता तो वह फौरन कमरे में चला जाता, पर उसे डर था कि मुड़ने में लगने वाले समय के बीच उसके पिता उसकी पीठ या सिर पर छड़ी से जोरदार वार कर सकते थे। अंत में उसे समझ आया कि उसके पास कोई चारा नहीं है। वह सीधा पीछे नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसने तेजी से मुड़ने की कोशिश की। पिता ने उसे रोका नहीं, बल्कि छड़ी की नोक से दूर से ही इशारा करने लगे कि किस तरफ मुड़ना है। काश वे वह शोर करना बंद कर देते। उससे ग्रेगोर उलझन में पड़ रहा था। जब वह लगभग मुड़ चुका था, उसने गलती से फिर से थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। उसे खुशी हुई जब उसका सिर दरवाजे के सामने आया, पर फिर उसने देखा कि दरवाज़ा बहुत संकरा था और उसका शरीर बहुत चौड़ा। पिता ने यह नहीं सोचा कि दरवाजे का दूसरा हिस्सा भी खोल दें ताकि ग्रेगोर आसानी से अंदर जा सके। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, ग्रेगोर को जितनी जल्दी हो सके कमरे के अंदर भेजा जाए। उन्होंने ग्रेगोर को सीधा खड़ा होने का समय भी नहीं दिया। वे पहले से भी ज्यादा शोर करते हुए उसे आगे धकेलने लगे, जैसे रास्ते में कोई बाधा हो ही ना। ग्रेगोर ने बिना कुछ सोचे खुद को दरवाजे के अंदर धकेल दिया। उसका आधा शरीर उठ गया। वह टेढ़ा होकर दरवाजे में फंस गया। उसकी एक तरफ की खाल सफेद दरवाजे से रगड़ खाकर छिल गई और वहां भूरे दाग छोड़ दिए। वह वहां बुरी तरह फंस गया था। उसके एक तरफ के पैर हवा में कांप रहे थे और दूसरी तरफ के फर्श पर दबे हुए थे। तभी उसके पिता ने पीछे से उसे एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह फंसी हुई जगह से निकलकर खून से लथपथ सीधा अपने कमरे के अंदर जा गिरा। छड़ी की मदद से दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया और फिर अंततः सब शांत हो गया। अध्याय 2। उस शाम जब अंधेरा होने लगा तब जाकर ग्रेगोर अपनी गहरी और बेहोशी जैसी नींद से जागा। अगर कोई उसे नहीं जगाता तो भी वह थोड़ी देर में खुद ही जाग जाता, क्योंकि उसने काफी नींद ले ली थी और अब वह पूरी तरह आराम महसूस कर रहा था। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी के जल्दी जल्दी चलने की आहट और बाहर के कमरे का दरवाजा सावधानी से बंद होने की आवाज ने उसे जगा दिया हो। गली की बिजली की बत्तियों की हल्की रोशनी छत पर और फर्नीचर के ऊपरी हिस्सों पर पड़ रही थी, लेकिन नीचे जहां ग्रेगोर था वहां अंधेरा था। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, अपने एंटाइना स्पर्शक से रास्ता टटोलते हुए, जिनकी अहमियत अब उसे समझ आने लगी थी। उसका पूरा बायां हिस्सा एक खिंचे हुए घाव जैसा लग रहा था और उसे अपने दोनों तरफ के पैरों पर लंगड़ाकर चलना पड़ रहा था। सुबह की घटना में उसका एक पैर
बुरी तरह घायल हो गया था। यह चमत्कार ही था कि सिर्फ एक ही पैर घायल हुआ और वह बेजान होकर घिसट रहा था। जब वह दरवाजे तक पहुंचा तब उसे समझ आया कि असल में उसे वहां किस चीज ने खींचा था। वह खाने की खुशबू थी। दरवाजे के पास एक कटोरा रखा था जो मीठे दूध से भरा था और उसमें सफेद डबल रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। वह इतना खुश हुआ कि लगभग हंस पड़ा, क्योंकि उसे सुबह से भी ज्यादा भूख लगी थी। उसने तुरंत अपना सिर दूध में डुबो दिया, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी लगभग डूब गईं। लेकिन उसने जल्द ही निराश होकर अपना सिर वापस खींच लिया। न सिर्फ उसकी नाजुक बाईं तरफ के दर्द की वजह से खाना मुश्किल हो रहा था, वह तभी खा सकता था जब उसका पूरा शरीर एक साथ काम करे, बल्कि उसे वो दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूध उसका पसंदीदा ड्रिंक हुआ करता था और उसकी बहन ने पक्का इसीलिए इसे वहां रखा होगा, लेकिन उसने ना चाहते हुए भी कटोरे से मुंह मोड़ लिया और कमरे के बीच में वापस रेंग गया। दरवाजे की दरार से ग्रेगोर देख सकता था कि बाहर वाले कमरे में गैस की रोशनी जल रही थी। इस समय उसके पिता अक्सर शाम का अखबार जोर जोर से उसकी माँ और कभी कभी उसकी बहन को पढ़कर सुनाते थे, लेकिन आज वहां बिल्कुल सन्नाटा था। शायद उसके पिता ने हाल ही में यह आदत छोड़ दी हो। चारों तरफ इतनी खामोशी थी जबकि घर में लोग मौजूद थे। यह परिवार कितनी शांत जिंदगी जीता है, ग्रेगोर ने खुद से कहा, और अंधेरे में घूरते हुए उसे बहुत गर्व महसूस हुआ कि वह अपनी बहन और माता पिता को ऐसे अच्छे घर में ऐसी जिंदगी दे पाया। लेकिन क्या होगा अगर यह सारी शांति, धन और आराम एक भयानक और डरावने अंत पर आ जाए? ग्रेगोर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था, इसलिए वह कमरे में इधर उधर रेंगने लगा। उस लंबी शाम के दौरान एक बार कमरे का एक दरवाजा थोड़ा सा खुला और फिर जल्दी से बंद हो गया। बाद में दूसरे दरवाजे के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी को अंदर आना था, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। ग्रेगोर तुरंत दरवाजे के पास जाकर इंतजार करने लगा, इस इरादे से कि या तो उस डरपोक मेहमान को अंदर ले आए या कम से कम यह देख ले कि वह कौन था। लेकिन उस रात दरवाजा दोबारा नहीं खुला और ग्रेगोर बेकार ही इंतजार करता रहा। पिछली सुबह जब दरवाजे बंद थे तो हर कोई उसके पास आना चाहता था, लेकिन अब जब उसने एक दरवाजा खुद खोल दिया था और दूसरा दिन में किसी समय खोल दिया गया था, तो कोई नहीं आया और चाबियां भी बाहर की तरफ थीं। देर रात को जब बाहर के कमरे की रोशनी बुझाई गई, तब जाकर ग्रेगोर को समझ आया कि उसके माता-पिता और बहन अब तक जागे हुए थे, क्योंकि उनके दबे पांवों से जाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अब यह साफ था कि सुबह तक कोई उसके कमरे में नहीं आएगा। इससे उसे यह सोचने का काफ़ी वक्त मिल गया कि उसे अपनी ज़िंदगी को कैसे नए सिरे से व्यवस्थित करना है। पता नहीं क्यों, लेकिन वह ऊंचा और खाली कमरा, जहां उसे रहने पर मजबूर होना पड़ा था, उसे अब डरावना लग रहा था, जबकि वह वहां 5 साल से रह रहा था। थोड़ी शर्म महसूस करते हुए वह जल्दी से सोफे के नीचे घुस गया। वहां उसकी पीठ थोड़ी दब रही थी और वह अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। फिर भी उसे तुरंत आराम महसूस हुआ। उसे बस इस बात का अफसोस था कि उसका शरीर इतना चौड़ा हो गया था कि वह पूरी तरह नीचे नहीं आ सकता था। उसने पूरी रात वहीं बिताई। कभी वह हल्की नींद में सोता, जिससे वह बार बार भूख की वजह से जाग जाता, और कभी वह चिंताओं और धुंधली उम्मीदों में खोया रहता। हर बार वह इसी नतीजे पर पहुंचता। अभी उसे शांत रहना होगा, धैर्य दिखाना होगा और समझदारी से काम लेना होगा, ताकि उसका परिवार उस परेशानी को झेल सके जो उसकी मौजूदा हालत की वजह से उन पर आ पड़ी थी। ग्रेगोर को जल्द ही अपने फैसले को परखने का मौका मिल गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी बहन ने, जो लगभग पूरी तरह तैयार थी, बाहर के कमरे का दरवाजा खोला और चिंता से अंदर झांका। उससे ग्रेगोर तुरंत दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उसने उसे सोफे के नीचे देखा, आखिर उसे कहीं तो होना ही था, वह उड़ तो नहीं सकता था। तो वह इतनी डर गई कि उसने बाहर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन शायद उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसने तुरंत दरवाजा फिर से खोला और दबे पांवों अंदर आई, जैसे वह किसी गंभीर रूप से बीमार या किसी अजनबी के कमरे में आ रही हो। ग्रेगोर ने अपना सिर सोफे के किनारे तक आगे बढ़ाया और उसे देखने लगा। क्या वह देखेगी कि उसने दूध वैसे का वैसा छोड़ दिया है? क्या वह समझेगी कि ऐसा भूख न होने की वजह से नहीं है? और क्या वह उसके लिए कोई और खाना लाएगी? अगर वह खुद नहीं करती, तो ग्रेगोर ने सोचा कि वह भूखा रहना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह उसका ध्यान इस ओर दिलाए। हालांकि उसका बहुत मन हो रहा था कि वह सोफे के नीचे से बाहर निकले।
बहन के पैरों में गिर जाए और उससे कुछ अच्छा खाने को मांगे। लेकिन उसकी बहन ने तुरंत भरे हुए कटोरे को देखा और आश्चर्य से उसके चारों ओर गिरे दूध की बूंदों को भी। उसने तुरंत उसे उठा लिया, नंगे हाथों से नहीं बल्कि एक कपड़े से, और बाहर ले गई। ग्रेगोर बहुत उत्सुक था कि वह बदले में क्या लाएगी। उसने तरह-तरह की अटकलें लगाईं, लेकिन वह कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसकी बहन अपनी अच्छाई में असल में क्या लाएगी। उसका स्वाद परखने के लिए वह एक पुराने अखबार पर ढेर सारी चीज़ें फैला कर लाई। वहाँ पुरानी आधी सड़ी हुई सब्जियाँ थीं, रात के खाने की बची हुई हड्डियाँ, जिन पर जमी हुई सफ़ेद सॉस लगी थी, कुछ किशमिश और बादाम, थोड़ा पनीर, जिसे ग्रेगोर ने 2 दिन पहले खाने लायक नहीं माना था, एक सूखी रोटी और मक्खन, नमक लगा ब्रेड का टुकड़ा। इन सब के अलावा उसने कटोरे में पानी भी भर दिया था, जो शायद अब हमेशा के लिए ग्रेगोर के लिए ही रख दिया गया था। फिर ग्रेगोर की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, क्योंकि वह जानती थी कि वह उसके सामने नहीं खाएगा, वह जल्दी से बाहर चली गई और चाबी भी घुमा दी, ताकि ग्रेगोर समझ जाए कि वह अब अकेले में आराम से खा सकता है। ग्रेगोर के नन्हे पैर तेजी से चलने लगे। आखिर उसे खाना मिल गया था। उसके घाव भी शायद पूरी तरह भर गए थे, क्योंकि उसे चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यह उसके लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि 1 महीने पहले जब उसकी उँगली चाकू से थोड़ी-सी कट गई थी, तो उसमें परसों तक दर्द था। क्या मैं अब पहले से कम संवेदनशील हो गया हूँ? उसने सोचा और वह लालच से पनीर चूसने लगा, जिसने उसे बाकी चीज़ों के मुकाबले सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था। जल्दी-जल्दी, खुशी से आँखों में पानी भरकर उसने पनीर, सब्जियाँ और सॉस सब खा लिया। दूसरी तरफ ताज़ी चीज़ें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगीं, यहाँ तक कि उसने अपनी पसंद की चीज़ों को उनसे दूर घसीट लिया, क्योंकि उसे ताज़ी चीज़ों की महक बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खाने के काफ़ी देर बाद तक वह उसी जगह सुस्ती में लेटा रहा। फिर उसकी बहन ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, यह इशारा देने के लिए कि उसे छुप जाना चाहिए। वह तुरंत चौंका, हालांकि वह आधी नींद में था, और वापस सोफे के नीचे भाग गया। लेकिन जब तक उसकी बहन कमरे में थी, उसे वहाँ रहने के लिए बहुत आत्मसंयम की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतना खाना खाने के बाद उसका शरीर थोड़ा फूल गया था और उस तंग जगह में उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आधा दम घुटते हुए उसने अपनी उभरी हुई आंखों से देखा कि उसकी बहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के झाड़ू उठाई और बचे हुए खाने को, जिसे उसने छुआ भी नहीं था, एक साथ मिलाकर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उसने सब कुछ बाहर ले जाकर लकड़ी का ढक्कन बंद कर दिया। उसके मुड़ते ही ग्रेगोर सोफे के नीचे से बाहर आया और खुद को फैलाया। अब ग्रेगोर को हर दिन इसी तरह खाना मिलता था। एक बार सुबह जब उसके माता-पिता और नौकरानी सो रहे होते, और दूसरी बार दोपहर के खाने के बाद, जब उसके माता-पिता थोड़ी देर के लिए सो जाते और उसकी बहन नौकरानी को किसी काम से बाहर भेज देती। ग्रेगोर के माता-पिता भी नहीं चाहते थे कि वह भूखा रहे, लेकिन शायद वे उसे खाते हुए देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे, और शायद उसकी बहन उन्हें इस दुख से बचाना चाहती थी, क्योंकि वे पहले ही काफ़ी परेशान थे। ग्रेगोर के लिए यह जानना नामुमकिन था कि उस पहली सुबह डॉक्टर और ताला खोलने वाले को घर से भेजने के लिए उन्होंने क्या कहा था। चूँकि कोई उसकी बात नहीं समझ सकता था, किसी ने, यहाँ तक कि उसकी बहन ने भी नहीं सोचा कि वह उनकी बातें समझ सकता है। इसलिए उसे अपनी बहन की आहों और संतों से की गई प्रार्थनाओं को सुनकर ही संतोष करना पड़ता, जब वह उसके कमरे में काम करती थी। बाद में जब वह इन सब चीज़ों की थोड़ी आदी हो गई, हालाँकि पूरी तरह आदी होना तो नामुमकिन था, तब ग्रेगोर कभी-कभी कोई दोस्ताना टिप्पणी, या जिसे दोस्ताना माना जा सके, सुन लेता था। आज उसने मज़े से खाना खाया। वह तब कहती जब ग्रेगोर ने सारा खाना खत्म कर दिया होता, और अगर वह खाना छोड़ देता, जो अब अक्सर होने लगा था, तो वह उदासी से कहती, आज फिर सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा है। हालांकि ग्रेगोर को सीधे कोई खबर नहीं मिलती थी, लेकिन वह बगल के कमरों की बातें सुनता रहता था। जब भी कोई बोलता, वह तुरंत दरवाजे से जाकर अपना पूरा शरीर उससे सटा देता। शुरुआत में शायद ही कोई ऐसी बातचीत होती थी जो किसी न किसी तरह, चाहे गुप्त रूप से ही सही, उसके बारे में ना हो। 2 दिनों तक हर वक्त खाने की मेज़ पर यही चर्चा होती रही कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और तो और, खाने के बीच में भी वे इसी विषय पर बात करते, क्योंकि घर में हमेशा कम से कम 2 लोग मौजूद रहते थे। कोई अकेला नहीं रहना चाहता था, और घर को पूरी तरह खाली छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। पहले ही दिन
नौकरानी ने ग्रेगोर की माँ के पैरों में गिरकर विनती की थी कि उसे फौरन नौकरी से जाने दिया जाए। यह साफ नहीं था कि उसे घटना के बारे में कितना पता था, लेकिन उसने 15 मिनट के अंदर घर छोड़ दिया और जाते हुए ग्रेगोर की माँ का ऐसे धन्यवाद किया जैसे उन्होंने उस पर कोई बहुत बड़ा उपकार किया हो। उसने कसम भी खाई कि वह किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, हालांकि किसी ने उससे ऐसा करने को नहीं कहा था। अब ग्रेगोर की बहन को उसकी माँ के साथ मिलकर खाना पकाना पड़ता था। हालांकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं थी, क्योंकि कोई ज़्यादा खाना नहीं खाता था। ग्रेगोर अक्सर सुनता कि वे एक दूसरे को खाने के लिए कहते और जवाब मिलता, नहीं शुक्रिया, मेरा पेट भर गया है। कोई ज़्यादा पानी भी नहीं पीता था। उसकी बहन कभी कभी पिता से पूछती कि क्या वे बियर लेंगे, इस उम्मीद में कि वह खुद जाकर ला सकेगी। जब पिता चुप रहते तो वह यह भी कह देती कि वह हाउसकीपर को भेज सकती है, ताकि उन्हें यह न लगे कि वह स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन तब पिता एक जोर की नहीं के साथ बात खत्म कर देते। पहले दिन के खत्म होने से पहले ही पिता ने माँ और बहन को उनकी आर्थिक स्थिति और भविष्य के बारे में समझा दिया था। कभी कभी वे मेज से उठकर उस छोटे कैश बॉक्स से कोई रसीद या दस्तावेज निकालते जिसे उन्होंने 5 साल पहले अपना व्यापार डूबने के बाद बचाया था। ग्रेगोर सुनता कि वे कैसे उस जटिल ताले को खोलते और फिर काम की चीज निकालने के बाद उसे बंद कर देते। पिता की बातें सुनना ग्रेगोर के लिए कमरे में बंद होने के बाद पहली अच्छी खबर थी। उसे लगा था कि पिता के व्यापार से कुछ भी नहीं बचा था। कम से कम पिता ने उसे कभी कुछ और नहीं बताया था, और ग्रेगोर ने भी कभी पूछा नहीं था। व्यापार में घाटे ने परिवार को पूरी तरह निराशा में डाल दिया था, और उस समय ग्रेगोर की बस यही चिंता थी कि वह सब कुछ ऐसा कर दे कि वे लोग उस भूल को जल्द से जल्द भूल सकें। तब उसने बहुत मेहनत करना शुरू किया था। एक जूनियर सेल्समैन से रातों रात एक ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव बन गया था, जिससे वह काफ़ी अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकता था। ग्रेगोर अपनी सफलता को तुरंत नकदी में बदल देता और घर की मेज पर अपने हैरान और खुश परिवार के सामने रख देता। वे अच्छे दिन थे और वे फिर कभी नहीं आए, कम से कम उतनी शान के साथ नहीं। हालांकि बाद में ग्रेगोर इतना कमाने लगा था कि वह पूरे परिवार का खर्चा उठा सके, और उसने उठाया भी। वे सब इसके आदी हो गए थे, ग्रेगोर भी और उसका परिवार भी। वे कृतज्ञता के साथ पैसे लेते और वह खुशी से देता, लेकिन अब उसमें वह पुरानी गर्मजोशी नहीं रही थी। अब ग्रेगोर सिर्फ अपनी बहन के करीब था। वह संगीत की बहुत शौकीन थी और बहुत अच्छा वायलिन बजाती थी। ग्रेगोर का गुप्त प्लान था कि अगले साल उसे संगीत विद्यालय भेजेगा। हालांकि इसमें बहुत खर्चा होता, जिसे किसी और तरीके से पूरा करना पड़ता। जब ग्रेगोर शहर में होता तो अक्सर अपनी बहन से संगीत विद्यालय के बारे में बात करता, लेकिन हमेशा एक खूबसूरत सपने की तरह जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। माता पिता को यह मासूम बातचीत पसंद नहीं थी, लेकिन ग्रेगोर ने इसके बारे में पक्का सोच रखा था, और क्रिसमस पर वह इसकी घोषणा करने वाला था। यही सब बेमतलब की बातें उसके दिमाग में चल रही थीं जब वह दरवाजे से सट कर खड़ा सुन रहा था। कभी कभी वह सुनते सुनते इतना थक जाता कि उसका सिर दरवाजे से टकरा जाता, और वह उसे झटके से वापस खींच लेता, क्योंकि उसकी छोटी सी आवाज भी बगल के कमरे में सुनी जा सकती थी, और वे सब चुप हो जाते। अब वह क्या कर रहा है? थोड़ी देर बाद पिता कहते, जो साफ तौर पर दरवाजे की ओर गए होंगे, और तभी रुकी हुई बातचीत धीरे धीरे फिर शुरू होती। चीजों को समझाते हुए पिता खुद को कई बार दोहराते। थोड़ा इसलिए क्योंकि उन्होंने इन मामलों को लंबे समय से नहीं देखा था, और थोड़ा इसलिए क्योंकि ग्रेगोर की माँ पहली बार में सब कुछ नहीं समझ पाती थी। इन बार बार की व्याख्याओं से ग्रेगोर को खुशी के साथ पता चला कि उनकी सारी बदकिस्मती के बावजूद पुराने दिनों का कुछ पैसा अब भी बचा हुआ था। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बीच इसे छुआ नहीं गया था, और उस पर थोड़ा ब्याज भी जमा हो गया था। इसके अलावा ग्रेगोर हर महीने जो पैसा घर लाता था, उसमें से वे पूरा खर्च नहीं करते थे, तो वह भी जमा होता रहा था। दरवाजे के पीछे ग्रेगोर ने इस अनजानी बचत और सावधानी पर खुशी से सिर हिलाया। वह इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल अपने बॉस का कर्ज चुकाने में कर सकता था, और जिस दिन वह उस नौकरी से मुक्त होता, वह बहुत जल्दी आ सकता था। लेकिन अब जो पिता ने किया था, वह निश्चित रूप से बेहतर था। हालांकि यह पैसा इतना नहीं था कि परिवार सिर्फ ब्याज पर जी सके। ये उन्हें शायद 1 या 2 साल तक ही चला सकता था, उससे ज्यादा नहीं। यानी ये वह पैसा था जिसे छूना नहीं चाहिए था।
बल्कि मुसीबत के वक्त के लिए बचा कर रखना चाहिए था। जीने के लिए पैसा कमाना ही पड़ता। उसके पिता स्वस्थ तो थे, पर बूढ़े हो चुके थे और उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। पिछले 5 सालों में जब उन्होंने काम नहीं किया था, उनकी तनावपूर्ण और असफल जिंदगी की पहली छुट्टी, तो उनका वजन काफी बढ़ गया था और वे बहुत धीमे और सुस्त हो गए थे। क्या अब ग्रेगोर की बूढ़ी माँ को पैसे कमाने जाना होगा? उन्हें अस्थमा था और घर में इधर-उधर चलने में भी उन्हें परेशानी होती थी। हर दूसरे दिन वे खुली खिड़की के पास सोफे पर सांस लेने के लिए संघर्ष करती थी। क्या उसकी बहन को पैसे कमाने जाना होगा? वह अभी सिर्फ 17 साल की बच्ची थी, जिसकी अब तक की जिंदगी बहुत ही प्यारी थी। अच्छे कपड़े पहनना, देर तक सोना, घर के काम में मदद करना, थोड़ी बहुत मौज मस्ती करना और सबसे बढ़कर वायलिन बजाना। जब भी पैसे कमाने की बात होती, ग्रेगोर दरवाजे से हट जाता और पास के ठंडे चमड़े के सोफे पर गिर जाता। शर्म और पछतावे से उसका शरीर जलने लगता। वह अक्सर पूरी रात वहीं लेटा रहता, एक पल भी नहीं सोता, बस घंटों तक चमड़े को खुरचता रहता। या फिर वह बड़ी मेहनत से कुर्सी को खिड़की तक धकेलता, उस पर चढ़ता और खिड़की के सहारे टिककर बाहर घूरता रहता। पहले उसे ऐसा करने से बहुत आज़ादी महसूस होती थी, लेकिन अब यह अनुभव से ज़्यादा याद बनकर रह गया था, क्योंकि अब उसे चीज़ें उतनी साफ नहीं दिखती थीं, यहाँ तक कि पास की चीज़ें भी नहीं। पहले वह सड़क के उस पार अस्पताल की इमारत को कोसता था, जो हमेशा दिखती थी, लेकिन अब वह उसे बिल्कुल नहीं देख पाता था। अगर उसे पता ना होता कि वह शार्लोटन स्ट्रासे में रहता है, जो शहर के बीच में होने के बावजूद एक शांत सड़क थी, तो उसे लगता कि वह खिड़की से किसी बंजर रेगिस्तान को देख रहा है, जहाँ ग्रे आसमान और ग्रे जमीन एक दूसरे में मिल गए हैं। उसकी तेज नज़र वाली बहन ने सिर्फ 2 बार कुर्सी को वहां देखा, और उसके बाद जब भी वह कमरा साफ करती, कुर्सी को वापस उसी जगह खिड़की के पास रख देती, और यहाँ तक कि खिड़की का अंदरूनी शीशा भी खुला छोड़ देती। अगर ग्रेगोर अपनी बहन से बात कर पाता और उसे धन्यवाद दे पाता जो वह उसके लिए कर रही थी, तो उसके लिए यह सब सहना आसान होता। लेकिन अभी यह उसे दर्द देता था। उसकी बहन स्वाभाविक रूप से यह दिखाने की पूरी कोशिश करती कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, और जितना समय बीतता गया, वह इसमें उतनी ही माहिर होती गई। लेकिन समय के साथ ग्रेगोर भी यह सब और अच्छे से समझने लगा। अब जब भी वह कमरे में आती, तो ग्रेगोर को बहुत बुरा लगता। आते ही वह सावधानी के तौर पर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती, ताकि किसी और को ग्रेगोर का कमरा न देखना पड़े। फिर वह सीधे खिड़की की ओर जाती और उसे ऐसे खोलती जैसे उसका दम घुट रहा हो। चाहे ठंडी ही क्यों ना हो, वह थोड़ी देर खिड़की पर गहरी सांसें लेती रहती। उसकी इस भाग-दौड़ और शोर से ग्रेगोर दिन में 2 बार डर जाता। वह सोफे के नीचे काँपता रहता, ये जानते हुए भी कि वह उसे इस तकलीफ से बचाना चाहती थी, लेकिन खिड़कियाँ बंद करके उसके साथ एक कमरे में रहना उसके लिए नामुमकिन था। एक दिन ग्रेगोर के बदलने के लगभग 1 महीने बाद, जब उसकी बहन के पास उसके रूप को देखकर चौंकने का कोई ख़ास कारण नहीं था, वह सामान्य से थोड़ा पहले कमरे में आ गई और उसे खिड़की से बाहर घूरते हुए पाया। वह बिल्कुल स्थिर था और ऐसी जगह खड़ा था जहाँ वह सबसे ज़्यादा भयानक लग रहा था। अगर बहन कमरे में नहीं आती तो ग्रेगोर को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसके वहां होते हुए खिड़की खोलना मुश्किल था। लेकिन वह न सिर्फ अंदर नहीं आई, बल्कि वह उल्टे पांव वापस गई और दरवाजा बंद कर लिया। कोई अजनबी सोचता कि शायद ग्रेगोर ने उसे डराया है या काटने की कोशिश की है। ग्रेगोर निश्चित रूप से तुरंत सोफे के नीचे छिप गया, लेकिन उसे दोपहर तक इंतजार करना पड़ा जब उसकी बहन वापस आई, और वह पहले से कहीं ज्यादा बेचैन लग रही थी। इससे ग्रेगोर को एहसास हुआ कि उसका दिखना अभी भी उसके लिए असहनीय है और आगे भी रहेगा। शायद उसे सोफे के नीचे से निकले उसके शरीर के छोटे से हिस्से को देखकर भी भागने की इच्छा को दबाना पड़ता होगा। एक दिन उसे इस नज़ारे से भी बचाने के लिए उसने 4 घंटे लगाकर अपनी पीठ पर एक चादर उठाई और उसे सोफे पर इस तरह व्यवस्थित किया कि वह पूरी तरह ढक जाए और उसकी बहन झुकने पर भी उसे न देख सके। अगर उसे लगता कि चादर की ज़रूरत नहीं है, तो वह उसे हटा सकती थी, क्योंकि यह साफ था कि ग्रेगोर के लिए खुद को इस तरह पूरी तरह अलग-थलग करना कोई खुशी की बात नहीं थी। लेकिन उसने चादर को वहीं रहने दिया। ग्रेगोर को लगा कि उसने एक बार कृतज्ञता की एक झलक देखी, जब उसने सावधानी से चादर के नीचे से यह देखने के लिए झांका कि उसकी बहन को यह नई व्यवस्था कैसी लगी। पहले 14 दिनों तक
ग्रेगोर के माता-पिता उसे देखने के लिए कमरे में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह अक्सर उन्हें यह कहते सुनता कि वे बहन के नए काम की कितनी तारीफ़ करते हैं, जबकि पहले वे उसे एक ऐसी लड़की मानते थे, जो किसी काम की नहीं थी और अक्सर उस पर नाराज़ होते थे। लेकिन अब वे दोनों, पिता और माँ, अक्सर ग्रेगोर के कमरे के बाहर इंतज़ार करते जब बहन अंदर सफाई कर रही होती, और जैसे ही वह बाहर आती उसे उन्हें सब कुछ विस्तार से बताना पड़ता। कमरा कैसा लग रहा था, ग्रेगोर ने क्या खाया, उसने कैसा व्यवहार किया और क्या कोई थोड़ा सुधार दिखा। उसकी माँ भी ग्रेगोर से मिलने जल्दी जाना चाहती थी, लेकिन पिता और बहन ने उन्हें पहले मना लिया। ग्रेगोर ने यह सब बहुत ध्यान से सुना और पूरी तरह सहमत हुआ, लेकिन बाद में उन्हें ज़बरदस्ती रोकना पड़ा, जिससे वे चिल्लाईं, मुझे जाने दो, मुझे ग्रेगोर को देखना है, वो मेरा बदनसीब बेटा है। क्या तुम लोग नहीं समझते कि मुझे उससे मिलना है? और ग्रेगोर मन ही मन सोचता कि शायद माँ का आना बेहतर होगा, हर रोज़ नहीं, पर शायद हफ्ते में एक बार। वे बहन से ज़्यादा अच्छे से सब समझ सकती थी। बहन अपनी हिम्मत के बावजूद आखिर एक बच्ची ही थी, और शायद उसने एक ऐसा मुश्किल काम अपने सिर ले लिया था जिसे बड़ों की समझ की ज़रूरत थी। ग्रेगोर की अपनी माँ को देखने की इच्छा जल्द ही पूरी हो गई। अपने माता-पिता के लिहाज में ग्रेगोर दिन में खिड़की पर दिखने से बचता था। फर्श के कुछ वर्ग मीटर रेंगने के लिए काफ़ी नहीं थे। रात भर चुपचाप लेटे रहना मुश्किल था, और खाने में अब उसे कोई मज़ा नहीं आता था। इसलिए अपना मनोरंजन करने के लिए उसने दीवारों और छत पर रेंगने की आदत डाल ली। उसे छत से लटकना विशेष रूप से पसंद था। ये फर्श पर लेटे रहने से बिल्कुल अलग था। वह ज़्यादा खुलकर सांस ले सकता था। उसके शरीर में एक हल्कापन आ जाता था, और ऊपर लटके हुए रिलैक्स और लगभग खुश होकर कभी-कभी ऐसा होता कि वह खुद को ही चौंका देता और छत से छूटकर धड़ाम से फर्श पर गिर जाता। लेकिन अब उसका अपने शरीर पर पहले से कहीं बेहतर नियंत्रण था, और इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसे कोई चोट नहीं लगती थी। बहुत जल्द उसकी बहन ने ग्रेगोर के मनोरंजन के इस नए तरीके को नोटिस कर लिया। आखिरकार रेंगते हुए उसके पैरों से चिपचिपे निशान छूट जाते थे, और उसने सोचा कि ग्रेगोर के लिए इसे और आसान बनाने के लिए रास्ते में आने वाले फर्नीचर को हटा दिया जाए, खासकर दराजों वाली अलमारी और डेस्क को। ये काम बहन अकेले नहीं कर सकती थी। पिता से मदद मांगने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रसोइया के चले जाने के बाद 16 साल की नौकरानी ने बड़ी बहादुरी से काम संभाला था, लेकिन इस काम में वह मदद नहीं करती। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि रसोई को हमेशा ताला लगाकर रखा जाए और बहुत ज़रूरी होने पर ही दरवाज़ा खोला जाए। इसलिए बहन के पास कोई चारा नहीं था कि वह ऐसे समय का चुनाव करे जब ग्रेगोर के पिता घर पर न हों और अपनी माँ को मदद के लिए बुलाए। जब माँ कमरे के पास आ रही थीं तो ग्रेगोर उनकी खुशी भरी आवाज़ें सुन सकता था, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वे चुप हो गईं। जाहिर है पहले बहन ने अंदर आकर देखा कि कमरे में सब कुछ ठीक है या नहीं, और उसके बाद ही उसने माँ को अंदर आने दिया। ग्रेगोर ने जल्दी से चादर को सोफे पर नीचे खींच लिया था, और उसे इस तरह मोड़ दिया था कि सब कुछ ऐसा लगे जैसे चादर संयोग से वहां पड़ी हो। इस बार ग्रेगोर ने चादर के नीचे से झांकने की भी कोशिश नहीं की। उसने माँ को देखने का मौका बाद के लिए छोड़ दिया, और बस इस बात से खुश था कि वे आईं। तुम अंदर आ सकती हो, वह दिखाई नहीं दे रहा, बहन ने कहा, और शायद माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले आई। वह पुरानी दराजों वाली अलमारी उन दो कमज़ोर महिलाओं के लिए बहुत भारी थी, लेकिन ग्रेगोर सुनता रहा कि वे कैसे उसे अपनी जगह से खिसका रही थीं। उसकी बहन हमेशा सबसे भारी काम खुद कर रही थी, और माँ की चेतावनियों को अनसुना कर रही थी कि वह खुद को चोट लगा लेगी। ये काम बहुत लंबे समय तक चला। 15 मिनट या उससे ज़्यादा मेहनत करने के बाद माँ ने कहा कि अलमारी को वहीं छोड़ देना बेहतर होगा। एक तो यह कि वे पिता के आने से पहले काम ख़त्म नहीं कर पाएंगी, और इसे कमरे के बीच में छोड़ने से यह ग्रेगोर के रास्ते में और भी ज़्यादा रुकावट बनेगा। और दूसरी बात यह कि यह भी पक्का नहीं था कि फर्नीचर हटाना वाकई उसके लिए मददगार होगा। माँ को तो इसका उल्टा लग रहा था। खाली दीवारों को देखकर उनका दिल उदास हो गया था, और ग्रेगोर को भी ऐसा ही क्यों नहीं लगेगा। उसे इस फर्नीचर की आदत थी, और ऐसे खाली कमरे में उसे बहुत अकेलापन महसूस होगा। फिर धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए, जैसे वे नहीं चाहती थीं कि ग्रेगोर, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ है, उनकी आवाज़ सुने, क्योंकि उन्हें यकीन था
कि वह उनकी बातें नहीं समझता। उन्होंने कहा, और फर्नीचर हटाकर क्या ऐसा नहीं लगेगा कि हमने उसके ठीक होने की सारी उम्मीद छोड़ दी है और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है? मुझे लगता है कि कमरे को बिल्कुल वैसा ही रखना सबसे अच्छा होगा जैसा वह पहले था, ताकि जब ग्रेगोर हमारे पास वापस आए तो उसे सब कुछ वैसा ही मिले और वह बीच के इस समय को आसानी से भूल सके। माँ के इन शब्दों को सुनकर ग्रेगोर को एहसास हुआ कि पिछले 2 महीनों में किसी से भी बात न कर पाने और परिवार की एक रस जिंदगी ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया था। वरना वह खुद को कैसे समझाता कि वह अपने कमरे को खाली करवाना चाहता था? क्या वह वाकई अपने कमरे को एक गुफा में बदलना चाहता था? एक ऐसा गर्म कमरा जो उसके विरासत में मिले अच्छे फर्नीचर से सजा था? इससे वह किसी भी दिशा में बेरोक टोक रेंग सकता था। लेकिन इसका मतलब यह भी होता कि वह अपने उस अतीत को भूल जाता जब वह इंसान था। वह भूलने के बहुत करीब था और यह माँ की आवाज़ थी जो इतने समय बाद सुनाई दी थी, जिसने उसे झकझोर कर वापस होश में ला दिया। कुछ भी नहीं हटाया जाना चाहिए, सब कुछ वहीं रहना चाहिए। उसे अपने फर्नीचर के अच्छे प्रभाव की ज़रूरत थी और अगर फर्नीचर की वजह से उसे रेंगने में दिक्कत होती है, तो ये कोई नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ा फ़ायदा था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बहन इससे सहमत नहीं थी। उसे यह मानने की आदत हो गई थी और बिना वजह नहीं कि ग्रेगोर के मामलों में वह माता-पिता के सामने उसकी प्रवक्ता है। इसका मतलब यह था कि माँ की सलाह अब उसके लिए यह ज़िद करने का पर्याप्त कारण बन गई थी कि न केवल दराज़ों वाली अलमारी और डेस्क हटाई जाए, जैसा उसने पहले सोचा था, बल्कि सोफ़े को छोड़कर बाकी सारा फर्नीचर भी हटा दिया जाए। ये सिर्फ़ बचकानी ज़िद नहीं थी, यह वह आत्मविश्वास जो उसने हाल ही में हासिल किया था। उसने वाक़ई देखा था कि ग्रेगोर को रेंगने के लिए बहुत जगह चाहिए थी, जबकि फर्नीचर का उसके लिए कोई उपयोग नहीं था। लेकिन उस उम्र की लड़कियों में चीज़ों को लेकर उत्साह होता है और वे चाहती हैं कि उनकी बात मानी जाए। शायद यही बात थी जिसने ग्रेटा को ग्रेगोर की स्थिति को और भी अधिक चौंकाने वाला बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वह उसके लिए और भी बहुत कुछ कर सके। शायद ग्रेटा ही वह एकमात्र इंसान होना चाहती थी जो ग्रेगोर के खाली कमरे में जाने की हिम्मत करे, जहां वह अकेले दीवारों पर रेंगता हो। इसलिए उसने माँ को अपनी बात से नहीं डिगने दिया। ग्रेगोर की माँ उसके कमरे में पहले से ही असहज लग रही थी। वे जल्द ही चुप हो गईं और अपनी बची हुई ताकत से बहन की मदद करने लगी, ताकि अलमारी को बाहर निकाला जा सके। अलमारी के बिना तो ग्रेगोर काम चला सकता था, लेकिन डेस्क का रहना जरूरी था। जैसे ही दोनों महिलाओं ने कराहते हुए अलमारी को कमरे से बाहर निकाला, ग्रेगोर ने सोफे के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला ताकि देख सके कि वह क्या कर सकता है। उसका इरादा जितना हो सके सावधान रहने का था, लेकिन बदकिस्मती से माँ ही पहले वापस आई, जबकि ग्रेटा अगले कमरे में अलमारी को खुद ही इधर-उधर हिला रही थी, बिना उसे 1 इंच भी खिसकाए। माँ को ग्रेगोर को देखने की आदत नहीं थी, वह उन्हें बीमार कर सकता था। इसलिए ग्रेगोर तेजी से पीछे हटा और सोफे के दूसरे कोने में चला गया। लेकिन अपनी घबराहट में वह सामने की चादर को थोड़ा हिलने से नहीं रोक पाया। यह माँ का ध्यान खींचने के लिए काफी था। वे एकदम स्थिर हो गईं, एक पल के लिए वहीं रुकीं और फिर वापस ग्रेटा के पास चली गईं। ग्रेगोर खुद को यकीन दिलाता रहा कि कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, बस फर्नीचर के कुछ टुकड़े इधर-उधर किए जा रहे हैं। लेकिन जल्द ही उसे मानना पड़ा कि महिलाओं का आना-जाना, उनकी छोटी-छोटी आवाज़ें और फर्श पर फर्नीचर के घिसटने की आवाज़ें, ये सब उसे ऐसा महसूस करा रही थीं, जैसे उस पर हर तरफ से हमला हो रहा हो। अपने सिर और पैरों को समेटे हुए और शरीर को फर्श से सटाए हुए, उसे मानना पड़ा कि वह यह सब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे उसका कमरा खाली कर रहे थे, उसकी हर प्यारी चीज़ को ले जा रहे थे। वे पहले ही उस संदूक को ले गए थे जिसमें उसका आरी और अन्य औज़ार थे। अब वे उस डेस्क को हटाने की धमकी दे रहे थे जिसका फर्श पर निशान बन गया था। वह डेस्क जहां उसने एक ट्रेनी के रूप में हाई स्कूल में, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल में भी अपना होमवर्क किया था, वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था ये देखने के लिए कि उन दोनों के इरादे अच्छे हैं या नहीं। वह लगभग भूल ही गया था कि वे वहाँ हैं, क्योंकि अब वे काम करते-करते इतनी थक गई थीं कि कुछ बोल नहीं रही थीं और सिर्फ़ उनके भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो जब वे दोनों दूसरे कमरे में डेस्क के सहारे सांस ले रही थीं, वह बाहर निकला। उसने 4 बार दिशा बदली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सबसे पहले क्या बचाए।
तभी अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ी, जो बाकी सब कुछ हट जाने के बाद अब अकेली बची थी। उस महिला की तस्वीर जो बहुत सारे फर वाले कपड़ों में थी। वह जल्दी से ऊपर चढ़ा और तस्वीर के शीशे से चिपक गया। शीशे ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके गर्म पेट को ठंडक अच्छी लगी। कम से कम यह तस्वीर, जिसे अब ग्रेगोर ने पूरी तरह ढक लिया था, कोई नहीं ले जा सकेगा। उसने अपना सिर लिविंग रूम के दरवाजे की ओर घुमाया ताकि वह देख सके कि वे कब वापस आती हैं। उन्होंने ज्यादा आराम नहीं किया और जल्द ही वापस आ गईं। ग्रेटा ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और लगभग उन्हें सहारा देकर ला रही थी। अब हम क्या ले चलें? ग्रेटा ने कहा और चारों तरफ देखा। उसकी नज़र दीवार पर ग्रेगोर से मिली, शायद सिर्फ इसलिए कि माँ वहां थीं। वह शांत रही, अपना चेहरा मांग की तरफ झुका लिया ताकि वे पीछे मुड़ कर न देखें, और कहा, हालांकि उसकी आवाज़ में जल्दबाजी और कंपन था, चलो थोड़ी देर के लिए लिविंग रूम में वापस चलते हैं। ग्रेगोर समझ गया कि ग्रेटा के दिमाग में क्या है। वह माँ को सुरक्षित जगह ले जाना चाहती थी और फिर उसे दीवार से नीचे भगाना चाहती थी। ठीक है, वह कोशिश कर सकती है। वह अपनी तस्वीर पर जमा रहा। वह ग्रेटा के चेहरे पर कूदने के लिए तैयार था, लेकिन ग्रेटा के शब्दों ने माँ को चिंता में डाल दिया। वे एक तरफ हट गईं और दीवार के फूलों वाले वॉलपेपर पर एक विशाल भूरा धब्बा देखा। इससे पहले कि उन्हें समझ आता कि यह ग्रेगोर है, वे चीखीं, हे भगवान! हे भगवान! बाहें फैलाकर वे सोफे पर ऐसे गिर गईं जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया हो और वहीं बेसुध पड़ी रहीं। ग्रेगोर! उसकी बहन चिल्लाई, उसे घूरते हुए और अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए। यह पहला शब्द था जो उसने ग्रेगोर के बदलने के बाद उससे सीधे बोला था। वह माँ को होश में लाने के लिए दूसरे कमरे से कोई दवा या स्मेलिंग सॉल्ट्स लेने भागी। ग्रेगोर भी मदद करना चाहता था। वह अपनी तस्वीर बाद में बचा सकता था। हालांकि वह शीशे से बुरी तरह चिपका हुआ था और उसे खुद को जबरदस्ती छुड़ाना पड़ा। फिर वह भी दूसरे कमरे में भागा, जैसे कि पुराने दिनों की तरह अपनी बहन को सलाह दे सके, लेकिन उससे बस उसके पीछे बेकार खड़ा रहना पड़ा। वह कई बोतलों में देख रही थी। जब वह मुड़ी तो ग्रेगोर को देखकर डर गई। एक बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। एक कांच का टुकड़ा ग्रेगोर के चेहरे पर लगा और कोई जलन वाली दवा उस पर गिर गई। अब बिना और देर किए ग्रेटा ने जितनी बोतलें हो सकीं उठाईं और माँ के पास भागी। उसने पैर से दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अब ग्रेगोर अपनी माँ से अलग हो गया था, जो उसकी वजह से शायद मौत के करीब थी। वह दरवाज़ा नहीं खोल सकता था क्योंकि वह बहन को भगाना नहीं चाहता था और बहन को माँ के पास रहना था। उसके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चिंता और आत्मग्लानि से भरा हुआ वह रेंगने लगा। वह हर चीज़ पर रेंगा, दीवारों पर, फर्नीचर पर, छत पर, और अंत में जब पूरा कमरा उसके चारों ओर घूमने लगा तो वह निराश होकर डाइनिंग टेबल के बीच में गिर गया। वह थोड़ी देर वहां सुन्न और स्थिर लेटा रहा। चारों तरफ सन्नाटा था। शायद यह एक अच्छा संकेत था। तभी दरवाजे पर कोई आया। नौकरानी ने तो खुद को रसोई में बंद कर लिया था, इसीलिए ग्रेटा को ही दरवाजा खोलना पड़ा। पिता घर आ गए थे। क्या हुआ? उनके पहले शब्द थे। ग्रेटा की हालत देखकर उन्हें सब समझ आ गया होगा। उसने दबी हुई आवाज में जवाब दिया और अपना चेहरा उनकी छाती में छिपा लिया। माँ बेहोश हो गई थी, पर अब ठीक है। ग्रेगोर बाहर निकल आया था। जैसा मैंने सोचा था, पिता ने कहा। जैसा मैंने हमेशा कहा था, पर तुम औरतों ने मेरी एक न सुनी। ग्रेगोर को समझ आ गया कि ग्रेटा ने पूरी बात नहीं बताई और पिता ने इसका मतलब यह निकाला कि कुछ बुरा हुआ है, कि उसने कोई हिंसक हरकत की है। इसका मतलब था कि अब ग्रेगोर को पिता को शांत करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि उसके पास समझाने का समय नहीं था और न ही यह मुमकिन था। इसलिए वह अपने कमरे के दरवाजे की ओर भागा और उससे सटकर खड़ा हो गया, ताकि जब पिता हॉल से आए तो वे तुरंत देख सकें कि ग्रेगोर के इरादे अच्छे हैं और वह बिना देर के अपने कमरे में वापस जाने को तैयार है। उन्हें उसे खदेड़ने की जरूरत नहीं होगी, बस दरवाज़ा खोलना होगा और वह गायब हो जाएगा। लेकिन पिता इस समय ऐसी बारीकियों पर ध्यान देने के मूड में नहीं थे। आह! वे चिल्लाए जैसे ही वे अंदर आए। उनकी आवाज़ में गुस्सा और खुशी दोनों थी। ग्रेगोर ने अपना सिर दरवाजे से पीछे खींचा और पिता की ओर उठाया। उसने वाकई नहीं सोचा था कि पिता वैसे दिखेंगे जैसे वे अभी खड़े थे। हाल ही में रेंगने की अपनी नई आदत की वजह से उसने बाकी घर में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना छोड़ दिया था, जैसा वह पहले करता था। उसे बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए थी,
लेकिन फिर भी क्या यह वाकई उसके पिता थे? वही थके हुए आदमी जो ग्रेगोर के बिजनेस ट्रिप से लौटने पर अपने बिस्तर में दबे रहते थे, जो शाम को घर आने पर नाइट गाउन में आर्म चेयर पर बैठकर उसका स्वागत करते थे, जो खड़े होने में भी मुश्किल महसूस करते थे और खुशी जताने के लिए बस अपने हाथ उठा देते थे। और साल में एक दो बार जब वे रविवार या छुट्टी के दिन साथ सैर पर जाते, तो अपने ओवरकोट में कसकर लिपटे हुए ग्रेगोर और मांग के बीच हमेशा थोड़ा पीछे चलते थे, जो उनके लिए पहले ही धीरे चल रहे होते थे। अगर उन्हें कुछ कहना होता तो वे हमेशा रुक जाते और अपने साथियों को इकट्ठा कर लेते। लेकिन अब वे बिल्कुल सीधे खड़े थे। उन्होंने एक शानदार नीली वर्दी पहनी हुई थी, जिसमें सोने के बटन थे, जैसी बैंक के कर्मचारी पहनते हैं। कोट के ऊंचे सख्त कॉलर के ऊपर उनकी मजबूत डबल चिन्ह दिख रही थी। उनकी घनी भौहों के नीचे उनकी काली आंखें ताजगी और सतर्कता से चमक रही थीं। उनके हमेशा बिखरे रहने वाले सफ़ेद बाल अब बड़े करीने से कंघी किए हुए थे। उन्होंने अपनी टोपी, जिस पर शायद किसी बैंक का सोने का मोनोग्राम था, उतार कर सोफे पर फेंक दी। अपने दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाले, अपने लंबे कोट के निचले हिस्से को पीछे धकेलते हुए वे दृढ़ता से ग्रेगोर की ओर बढ़े। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैर असामान्य रूप से ऊपर उठाए। ग्रेगोर उनके जूतों के विशाल तलवों को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने उस पर समय बर्बाद नहीं किया। वह अपनी नई जिंदगी के पहले दिन से ही जानता था कि पिता को लगता है कि उसके साथ हमेशा बेहद सख्त होना जरूरी है, और इसलिए वह पिता के सामने भागा। जब पिता रुके तो वह भी रुक गया, और जब वे थोड़ा सा भी हिले तो वह फिर आगे बढ़ा। इस तरह वे कमरे में कई बार घूमे बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। यह सब इतना धीरे हो रहा था कि यह पीछा करने जैसा भी नहीं लग रहा था। ग्रेगोर इस पूरे समय फर्श पर ही रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह दीवार या छत पर भागा तो पिता इसे उकसाने वाली हरकत मानेंगे। ग्रेगोर को मानना पड़ा कि वह ज्यादा देर तक यह भाग दौड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिता के एक कदम के बदले उसे कई बार अपने पैर चलाने पड़ रहे थे। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उसके फेफड़े तो पहले भी बहुत भरोसेमंद नहीं थे। अब जब वह भागने के लिए अपनी सारी ताकत जुटाने की कोशिश में लड़खड़ा रहा था, तो वह मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा था। उसके विचार इतने धीमे हो गए थे कि उसे भागने के अलावा बचने का कोई और तरीका सूझ ही नहीं रहा था। वह लगभग भूल ही गया था कि दीवारें भी हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि यहाँ वे नक्काशीदार फर्नीचर से ढकी थीं। तभी उसके बिल्कुल पास धीरे से फेंकी गई कोई चीज नीचे गिरी और लुढ़क कर उसके सामने आ गई। वह एक सेब था। फिर तुरंत दूसरा सेब उसकी तरफ उड़ा। ग्रेगोर सदमे में जम गया। अब भागने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पिता ने उस पर बमबारी करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने साइड बोर्ड पर रखे कटोरे से अपनी जेबें फलों से भर ली थीं, और अब बिना निशाना साधे एक के बाद एक सेब फेंक रहे थे। ये छोटे लाल सेब फर्श पर लुढ़क रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे उनमें बिजली की मोटर लगी हो। एक सेब जो ज्यादा ताकत से नहीं फेंका गया था, ग्रेगोर की पीठ से टकराकर फिसल गया और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके तुरंत बाद आया दूसरा सेब सीधे उसकी पीठ में धंस गया। ग्रेगोर खुद को घसीट कर आगे ले जाना चाहता था, जैसे कि जगह बदलने से वह उस हैरान करने वाले अविश्वसनीय दर्द को खत्म कर सकेगा। लेकिन उसे लगा जैसे उसे कील से वहीं ठोक दिया गया हो। वह वहीं फैल गया। उसके सारे होश उड़ गए। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उसके कमरे का दरवाजा खुलना। उसकी बहन चिल्ला रही थी, उसकी माँ ब्लाउज में, क्योंकि बेहोश होने पर बहन ने सांस लेने में आसानी के लिए उनके कुछ कपड़े ढीले कर दिए थे। पिता की ओर भागी। उनके स्कर्ट एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे, और उन स्कर्टों में उलझते हुए वे पिता तक पहुंची, उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनसे पूरी तरह लिपट गईं। अब ग्रेगोर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके हाथ पिता के सिर के पीछे थे और वे ग्रेगोर की जान बख्शने की भीख मांग रही थीं। अध्याय 3। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि ग्रेगोर के शरीर में धन से सेब को निकाले, इसलिए वह वहीं रहकर उसकी चोट की याद दिलाता रहा। 1 महीने से ज्यादा समय तक उसे यह दर्द सहना पड़ा। उसकी हालत अब इतनी गंभीर हो गई थी कि पिता को भी याद दिलाने के लिए काफी थी कि ग्रेगोर अपने मौजूदा दुखद और घिनौने रूप के बावजूद दुश्मन नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य है। परिवार का यह कर्तव्य था
कि वे अपनी नफ़रत को निगल जाएँ और धैर्य रखें, बस धैर्य रखें। अपनी चोट की वजह से ग्रेगोर ने चलने-फिरने की क्षमता काफ़ी हद तक खो दी थी, शायद हमेशा के लिए। अब वह किसी बूढ़े और बीमार व्यक्ति की तरह हो गया था जिसे अपने कमरे को पार करने में भी कई-कई मिनट लग जाते थे। छत पर रेंगने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन ग्रेगोर की राय में उसकी हालत में आई इस गिरावट की भरपाई इस बात से हो गई थी कि अब हर शाम लिविंग रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता था। उसे आदत हो गई थी कि वह दरवाज़ा खुलने से 1-2 घंटे पहले से ही उस पर नज़र गड़ाए रहता था। फिर अपने कमरे के अंधेरे में लेटे हुए, जहाँ से वह लिविंग रूम में बैठे लोगों को नहीं दिखता था, वह अपने परिवार को डिनर टेबल की रोशनी में देख सकता था और उनकी बातें सुन सकता था। एक तरह से सबकी इजाज़त के साथ, जो पहले से बिल्कुल अलग था। ज़ाहिर है, अब वे पहले जैसी लाइवली, जीवंत बातें नहीं करते थे, जिनके बारे में ग्रेगोर अक्सर तब सोचता था जब वह किसी छोटे से होटल के कमरे में थका-हारा और नम बिस्तर पर लेटता था। आजकल वे सब बहुत शांत रहते थे। डिनर के तुरंत बाद पिता अपनी कुर्सी पर ही सो जाते थे। माँ और बहन एक दूसरे को चुप रहने का इशारा करतीं। माँ लैंप के नीचे झुककर किसी फैशन शॉप के लिए फैंसी अंडरवियर सिलती। बहन, जिसने सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली थी, शाम को शॉर्ट हैंड और फ्रेंच सीखती ताकि बाद में कोई बेहतर नौकरी मिल सके। कभी-कभी पिता जागते और माँ से कहते, आज तुम फिर इतना सिलाई कर रही हो, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि वे झपकी ले रहे थे। और फिर वे दोबारा सो जाते, जबकि माँ और बहन एक थकी हुई मुस्कान एक दूसरे को देती। एक अजीब सी जिद में पिता घर पर भी अपनी यूनिफॉर्म उतारने से मना कर देते थे। उनका नाइट गाउन खूंटी पर टंगा रहता और वे अपनी वर्दी में ही कुर्सी पर सो जाते, जैसे कि वे सेवा के लिए हमेशा तैयार हों और यहाँ भी अपने बॉस की आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हों। उनकी यूनिफॉर्म शुरू से ही नई नहीं थी और अब तो माँ और बहन की देखभाल के बावजूद वो और भी घिसी-पिटी होती जा रही थी। ग्रेगोर अक्सर पूरी शाम उस कोट के दाग धब्बों को देखता रहता, जिसके सोने के बटन हमेशा चमकते रहते थे, जबकि उसमें बैठा बूढ़ा आदमी बहुत ही असहज लेकिन शांति से सोता रहता था। जैसे ही 10 बजते, माँ धीरे से पिता को जगाती और उन्हें बिस्तर पर जाने के लिए मनाती, क्योंकि कुर्सी पर उन्हें ठीक से नींद नहीं आती थी और सुबह 6 बजे काम पर जाने के लिए उन्हें पूरी नींद की ज़रूरत थी। लेकिन जब से उन्होंने काम करना शुरू किया था, वे और भी ज़िद्दी हो गए थे और हमेशा मेज़ पर ही देर तक रुकने की ज़िद करते, भले ही वे अक्सर सो जाते थे और फिर उन्हें कुर्सी से बिस्तर तक ले जाना और भी मुश्किल हो जाता था। माँ और बहन चाहे कितना भी मनातीं या चेतावनी देतीं, वे 15 मिनट तक अपनी बंद आँखों के साथ धीरे-धीरे सिर हिलाते रहते और उठने से मना कर देते। माँ उनकी आस्तीन खींचतीं, उनके कान में प्यार से फुसफुसातीं। बहन अपना काम छोड़कर माँ की मदद करती, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। वे अपनी कुर्सी में और गहरे ढँस जाते। जब दोनों औरतें उन्हें बाजुओं से पकड़ कर उठातीं, तभी वे अचानक आँखें खोलते, बारी-बारी से उन्हें देखते और कहते, क्या ज़िंदगी है? क्या मेरे बुढ़ापे में मुझे यही शांति मिलनी थी? और फिर दोनों औरतों के सहारे वे संभल कर उठते, जैसे कि वे खुद सबसे भारी बोझ उठा रहे हों। वे उन्हें दरवाजे तक ले जातीं और फिर वे खुद आगे बढ़ते, जबकि माँ अपनी सुई और बहन अपना पेन फेंक कर उनके पीछे भागतीं ताकि उनकी मदद कर सकें। इस थके हुए और काम के बोझ से दबे परिवार में किसके पास इतना समय था कि ग्रेगोर पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे सके। घर का बजट और भी कम हो गया था, इसलिए नौकरानी को निकाल दिया गया था। अब एक भारी भरकम हड्डियों वाली, सफ़ेद बालों वाली, सफाई वाली चारवोमेन इस सुबह शाम आती थी, जो सबसे भारी काम करती थी। बाकी सारा काम माँ अपनी ढेर सारी सिलाई के अलावा खुद संभालती थी। ग्रेगोर ने शाम की बातचीत से यह भी सुना कि परिवार के कुछ जेवर, जिन्हें माँ और बहन किसी समारोह में बड़े शौक से पहनती थीं, भेज दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उनका फ्लैट उनकी मौजूदा हालत के हिसाब से बहुत बड़ा था, पर वे इसे छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि ग्रेगोर को नए पते पर ले जाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। हालांकि ग्रेगोर देख सकता था कि फ्लैट न बदलने की वजह सिर्फ उसकी चिंता नहीं थी, उसे किसी भी हवादार बक्से में ले जाना आसान होता। असल वजह उनकी पूरी निराशा थी और ये सोच कि उन पर ऐसी मुसीबत आई है जो उनके जान पहचान वालों में किसी और पर नहीं आई। दुनिया गरीबों से जो उम्मीद करती है, वे सब कुछ कर रहे थे।
पिता बैंक कर्मचारियों के लिए नाश्ता ले जाते, माँ अजनबियों के कपड़े धोती, बहन ग्राहकों के इशारों पर इधर-उधर दौड़ती। लेकिन अब उनमें और ताकत नहीं बची थी और ग्रेगोर की पीठ का घाव फिर से वैसे ही दर्द करने लगा जैसे वह नया हो। पिता को बिस्तर तक ले जाने के बाद माँ और बहन अपना काम छोड़कर एक दूसरे से सटकर बैठ जाती। माँ ग्रेगोर के कमरे की ओर इशारा करती और कहती, दरवाज़ा बंद कर दो ग्रेटा। और फिर जब वह दोबारा अंधेरे में होता तो वे अगले कमरे में बैठकर रोती या बस सूखी आंखों से मेज को घूरते रहती। ग्रेगोर अब दिन हो या रात मुश्किल से ही सो पाता था। कभी कभी वह सोचता कि अगली बार दरवाज़ा खुलने पर वह फिर से परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेगा, जैसे पहले करता था। वह अपने बॉस और मैनेजर को बहुत पहले भूल चुका था, लेकिन अब वे फिर से उसके ख्यालों में आने लगे थे। वे सेल्समैन, वे ट्रेनी, वह बेवकूफ़ चाय वाला, दूसरे बिजनेस के दो तीन दोस्त, एक प्रांतीय होटल की मेड जो एक मीठी याद थी जो आई और चली गई, एक हैट शॉप की कैशियर जिसके लिए वह गंभीर तो था पर बहुत धीमा था। वे सब उसके सामने आते, अजनबियों और भूले बिसरे लोगों के साथ मिलकर। लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वे सब उसकी पहुंच से दूर थे और उसे खुशी होती जब वे गायब हो जाते। दूसरी बार उसका परिवार की देखभाल करने का बिल्कुल मन नहीं होता। वह बस इस बात से गुस्से में भर जाता कि कोई उसका ख्याल नहीं रख रहा। हालांकि उसे समझ नहीं आता था कि उसे क्या चाहिए, फिर भी वह प्लान बनाता कि कैसे पेंट्री में जाकर अपनी पसंद की चीज़ें ले सके, भले ही उसे भूख ना हो। बहन अब यह नहीं सोचती थी कि ग्रेगोर को क्या पसंद आएगा। वह बस सुबह और दोपहर काम पर जाने से पहले अपने पैर से कोई भी खाना उसके कमरे में सरका देती और शाम को बिना परवाह किए कि उसने खाया है या नहीं, जो अक्सर होता था, झाड़ू से उसे बाहर निकाल देती। वह अब भी शाम को कमरा साफ करती थी, लेकिन अब वह जितनी जल्दी हो सके काम निपटा देती थी। दीवारों पर गंदगी के निशान रह जाते, यहाँ वहाँ धूल और गंदगी के गोले बन जाते। शुरुआत में ग्रेगोर अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए गंदगी वाली जगहों पर जाकर बैठ जाता, लेकिन वह हफ्तों तक वहां रह सकता था और बहन कुछ नहीं करती। वह गंदगी देख सकती थी, पर उसने उसे अनदेखा करने का फैसला कर लिया था। साथ ही वह एक नई तरह की चिड़चिड़ाहट दिखाने लगी थी, जिसे घर के सभी लोग समझते थे। ग्रेगोर के कमरे की सफाई सिर्फ और सिर्फ उसका काम था। एक बार माँ ने ग्रेगोर के कमरे की अच्छी तरह सफाई की, जिसके लिए उन्होंने कई बाल्टी पानी का इस्तेमाल किया। हालांकि इतनी नमी से ग्रेगोर बीमार हो गया और वह सोफे पर कड़वाहट और बेबसी में लेटा रहा। लेकिन माँ को उनके की सज़ा और भी ज़्यादा मिली। शाम को जैसे ही बहन घर आई, उसने ग्रेगोर के कमरे में बदलाव देखा और बहुत नाराज़ होकर लिविंग रूम में भागी, जहाँ माँ के हाथ जोड़ने और मिन्नत करने के बावजूद वह फूट फूट कर रोने लगी। पिता अपनी कुर्सी से चौंक कर उठे और दोनों माता पिता हैरान और बेबस होकर देखते रहे। फिर वे भी उत्तेजित हो गए। पिता माँ के दाएं ओर खड़े होकर उन्हें कोसने लगे कि उन्होंने सफाई बहन के लिए क्यों नहीं छोड़ी। बाईं ओर से बहन चिल्ला रही थी कि वह अब कभी ग्रेगोर का कमरा साफ नहीं करेगी। माँ पिता को, जो गुस्से से पागल हो रहे थे, बेडरूम में ले जाने की कोशिश कर रही थी। बहन रोते हुए अपनी छोटी मुट्ठियों से मेज पीट रही थी और ग्रेगोर गुस्से में फुफकार रहा था कि किसी ने दरवाज़ा बंद करने की भी नहीं सोची, ताकि उसे यह सब शोर और तमाशा न देखना पड़े। बहन काम पर जाकर थक जाती थी और ग्रेगोर की देखभाल करना उसके लिए अतिरिक्त बोझ था। फिर भी माँ को उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरी तरफ ग्रेगोर की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए थी। अब वह सफाई वाली चारवुमन थी। यह बुजुर्ग विधवा, जिसकी मजबूत हड्डियों ने उसे लंबी जिंदगी की मुश्किलों को झेलने के काबिल बनाया था, ग्रेगोर से डरती नहीं थी। एक दिन संयोग से उसने ग्रेगोर के कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे सामने पाया। ग्रेगोर पूरी तरह हैरान रह गया और इधर उधर भागने लगा, जबकि वह औरत बस हैरानी से हाथ बांधे खड़ी रही। उस दिन के बाद से वह हर सुबह शाम दरवाज़ा थोड़ा खोलकर उसे देखना नहीं भूलती थी। शुरू में वह उसे ऐसे शब्दों से बुलाती जो शायद उसे दोस्ताना लगते थे, जैसे आ गया ओ पुराने गोबर के कीड़े, या जरा देखो उस पुराने गोबर के कीड़े को। ग्रेगोर कभी जवाब नहीं देता, बस अपनी जगह पड़ा रहता, जैसे दरवाजा खुला ही ना हो। काश उन्होंने इस औरत को सिर्फ रोज सफाई करने को कहा होता, बजाय इसके कि वह जब चाहे उसे परेशान करे। एक दिन सुबह सुबह जब भारी बारिश हो रही थी, उसने फिर वैसे ही बात करनी शुरू की। ग्रेगोर को इतना गुस्सा आया कि वह उसकी तरफ बढ़ा,
धीरे और कमज़ोर होकर। लेकिन यह एक हमले जैसा था। डरने के बजाय उस औरत ने दरवाजे के पास रखी एक कुर्सी उठा ली और मुंह खोले खड़ी रही, जैसे वह तब तक मुंह बंद नहीं करेगी जब तक कुर्सी ग्रेगोर की पीठ पर न दे मारे। तो अब पास नहीं आओगे? उसने पूछा जब ग्रेगोर वापस मुड़ गया और उसने शांति से कुर्सी वापस कोने में रख दी। ग्रेगोर ने खाना लगभग बंद कर दिया था। अगर कभी वह खाने के पास पहुंच जाता तो थोड़ा सा मुंह में लेकर उससे खेलता, कुछ घंटे मुंह में रखता और फिर अक्सर थूक देता। पहले उसे लगता था कि कमरे की हालत देखकर उससे भूख नहीं लगती, पर उसे उन बदलावों की आदत हो गई थी। अब वे ऐसी हर चीज उसके कमरे में डाल देते थे जिसकी कहीं और जगह नहीं होती थी। और ऐसी चीजें बहुत थीं क्योंकि फ्लैट का एक कमरा 3 सज्जनों, जेंटलमैन, को किराए पर दे दिया गया था। ये गंभीर सज्जन, जिन तीनों की दाढ़ी थी, जैसा ग्रेगोर ने एक दिन दरार से देखा, सफाई के मामले में बहुत सख्त थे। न सिर्फ अपने कमरे में, बल्कि पूरे घर में, खासकर रसोई में। वे बेकार का सामान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खासकर अगर वह गंदा हो। वे अपना काफ़ी फर्नीचर और सामान भी साथ लाए थे, इसलिए घर की बहुत सी चीज़ें फालतू हो गई थीं, जिन्हें बेचा नहीं जा सकता था और परिवार फेंकना नहीं चाहता था। ये सब ग्रेगोर के कमरे में आ गईं। रसोई के कूड़ेदान भी वहीं आ गए। सफाई वाली हमेशा जल्दी में रहती थी और जो भी चीज़ उसे फ़िलहाल काम की नहीं लगती, उसे ग्रेगोर के कमरे में फेंक देती। सौभाग्य से ग्रेगोर अक्सर सिर्फ उस वस्तु और उसे फेंकने वाले हाथ को ही देख पाता था। शायद उस औरत का इरादा था कि वक्त मिलने पर वह चीज़ें वापस ले जाएगी या सब एक साथ फेंक देगी, लेकिन असल में वे वहीं पड़ी रहतीं जहां वे गिरी थीं, जब तक कि ग्रेगोर कबाड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए उन्हें हिला ना देता। पहले वह मजबूरी में उन्हें हटाता था, क्योंकि रेंगने की जगह नहीं थी, पर बाद में उसे इसमें मज़ा आने लगा। हालांकि इस मेहनत से वह बहुत उदास और थक जाता और घंटों तक हिल नहीं पाता। किराएदार कभी-कभी शाम का खाना घर के कॉमन लिविंग रूम में खाते थे, इसलिए शाम को अक्सर वह दरवाज़ा बंद रहता था। लेकिन ग्रेगोर को दरवाज़ा बंद रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कई बार तो वह खुले दरवाजे का फ़ायदा भी नहीं उठाता था और परिवार की नज़र से बचकर अपने कमरे के सबसे अंधेरे कोने में लेटा रहता था। एक बार सफाई वाली ने लिविंग रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया और वह तब भी खुला रहा जब शाम को किराएदार आए और रोशनी जलाई गई। वे उस मेज़ पर बैठे जहाँ पहले ग्रेगोर अपने माता-पिता के साथ खाना खाता था। उन्होंने नैपकिन खोले और अपने कांटे-छुरी उठाए। ग्रेगोर की माँ तुरंत मांस की डिश लेकर आईं और उनके पीछे बहन आलू का पहाड़ लेकर आई। खाने से भाप निकल रही थी और पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। किराएदार खाने के ऊपर ऐसे झुके जैसे वे खाने से पहले उसकी जांच करना चाहते हों, और बीच वाले सज्जन, जो बाकी दोनों के लिए भी फैसला लेते थे, ने डिश में से ही मांस का एक टुकड़ा काटा, यह देखने के लिए कि वह पका है या नहीं। वे संतुष्ट हुए और माँ और बहन, जो चिंता से देख रही थीं, ने राहत की सांस ली और मुस्कुराईं। परिवार खुद रसोई में खाना खाता था। फिर भी पिता रसोई में जाने से पहले लिविंग रूम में आए, हाथ में टोपी लेकर एक बार झुके और मेज़ का चक्कर लगाया। किराएदार एक साथ खड़े हुए और अपनी दाढ़ियों में कुछ बुदबुदाए। जब वे अकेले हो गए, तो वे लगभग पूरी खामोशी में खाने लगे। ग्रेगोर को यह बहुत अजीब लगा कि खाने की आवाज़ों के बीच उनके चबाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे वे ग्रेगोर को दिखाना चाहते हों कि खाने के लिए दांतों की ज़रूरत होती है और बिना दांतों वाले जबड़ों से कुछ नहीं हो सकता, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हों। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, ग्रेगोर ने उदासी से कहा, पर वैसा नहीं जैसा वे खा रहे हैं। वे अपना पेट भर रहे हैं और मैं यहाँ मर रहा हूँ। इस पूरे समय में ग्रेगोर को याद नहीं था कि उसने कभी वायलिन बजते सुना हो, लेकिन आज शाम रसोई से उसकी आवाज़ आने लगी। तीनों सज्जनों ने अपना खाना खत्म कर लिया था। बीच वाले ने एक अखबार निकाला, बाकी दोनों को एक-एक पन्ना दिया और अब वे अपनी कुर्सियों पर पीछे झुककर पढ़ रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे। जब वायलिन बजना शुरू हुआ, तो वे चौकन्ने हो गए, खड़े हुए और दबे पांवों हॉलवे के दरवाजे तक गए और एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। रसोई में किसी ने उन्हें सुन लिया होगा, क्योंकि पिता ने आवाज़ दी, क्या संगीत से आप लोगों को परेशानी हो रही है? हम इसे अब भी बंद कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बीच वाले सज्जन ने कहा,
क्या वह युवा महिला अंदर आकर हमारे लिए यहाँ नहीं बजाना चाहेंगी, जहाँ ज़्यादा आरामदायक माहौल है? ओह! हाँ, हमें खुशी होगी। पिता ने ऐसे जवाब दिया जैसे वे खुद वायलिन बजाने वाले हों। सज्जन वापस कमरे में आए और इंतज़ार करने लगे। जल्द ही पिता म्यूज़िक स्टैंड के साथ, माँ नोट्स के साथ और बहन वायलिन के साथ आईं। बहन ने शांति से सब कुछ तैयार किया। माता-पिता, जिन्होंने पहले कभी कमरा किराए पर नहीं दिया था और इसलिए उन सज्जनों के प्रति बहुत ज़्यादा विनम्रता दिखा रहे थे, अपनी कुर्सियों पर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सके। पिता दरवाजे के सहारे खड़े रहे, अपना दायां हाथ कोट के बटनों के बीच फंसाए हुए। माँ को एक सज्जन ने कुर्सी दी और वे वहीं कोने में बैठ गईं जहाँ उन्होंने कुर्सी रखी थी। बहन ने बजाना शुरू किया। माता-पिता एक-एक तरफ से उसके हाथों की हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। संगीत में खोकर ग्रेगोर थोड़ा आगे आने की हिम्मत कर बैठा और उसका सिर अब लिविंग रूम के अंदर था। पहले उसे अपनी समझदारी पर बहुत गर्व होता था, लेकिन अब उसे ख्याल भी नहीं आया कि वह दूसरों के प्रति कितना लापरवाह हो गया है। और तो और, अब छिपकर रहने की और भी वजह थी, क्योंकि वह पूरी तरह धूल से ढका था, जो उसके कमरे में हर जगह थी और थोड़ी-सी हरकत से उड़ती थी। उसकी पीठ और किनारों पर धागे, बाल और खाने के टुकड़े चिपके हुए थे। वह अब इतना उदासीन हो गया था कि उसने दिन में कई बार कालीन पर लेटकर खुद को साफ करना भी छोड़ दिया था। और इस हालत के बावजूद उसे लिविंग रूम के बेदाग फर्श पर आगे बढ़ने में कोई शर्म नहीं आई। हालांकि किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। परिवार पूरी तरह वायलिन वादन में खोया हुआ था। शुरुआत में तीनों सज्जन हाथ जेब में डालकर म्यूजिक स्टैंड के बहुत करीब आ गए थे ताकि वे नोट्स देख सकें, जिससे बहन को परेशानी हुई होगी। लेकिन जल्द ही परिवार के विपरीत वे सिर झुकाए खिड़की के पास वापस चले गए और आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। पिता उन्हें चिंता से देख रहे थे। यह साफ था कि उन्हें उम्मीद थी कि वे कोई सुंदर या मनोरंजक संगीत सुनेंगे, लेकिन वे निराश थे और अब वे बस शिष्टाचार के नाते अपनी शांति भंग होने दे रहे थे। यह विशेष रूप से अजीब था कि वे सब अपने मुंह और नाक से सिगरेट का धुआं ऊपर की ओर छोड़ रहे थे। फिर भी ग्रेगोर की बहन बहुत खूबसूरती से बजा रही थी। उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखों में एक उदास और गहरा भाव था। ग्रेगोर थोड़ा और आगे रेंगा, अपना सिर जमीन के पास रखते हुए, ताकि मौका मिलने पर वह उसकी आंखों में देख सके। क्या वो कोई जानवर था कि संगीत उसे इस तरह मोह सकता था? उसे लगा जैसे उसे उस अनजानी तृप्ति का रास्ता दिखाया जा रहा है जिसके लिए वह तरस रहा था। उसने तय कर लिया कि वह आगे बढ़कर अपनी बहन के पास जाएगा और उसकी स्कर्ट खींचकर इशारा करेगा कि वह अपने वायलिन के साथ उसके कमरे में आ सकती है, क्योंकि यहाँ उसके अलावा कोई भी उसके संगीत की वैसी कद्र नहीं कर रहा था जैसी वह करेगा। वह उसे अपने कमरे से कभी जाने नहीं देगा, कम से कम जब तक वह जीवित है। उसका डरावना रूप कम से कम एक बार तो उसके काम आना चाहिए। वह अपने कमरे के हर दरवाजे पर एक साथ मौजूद होकर हमलावरों पर फुफकारेगा और उन्हें डराएगा, लेकिन उसकी बहन को ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं रहना होगा। वह अपनी मर्जी से रहेगी। वह सोफे पर उसके बगल में बैठेगी और अपना कान उसकी ओर झुकाएगी। और तब ग्रेगोर उसे बताएगा कि उसने हमेशा उसे संगीत विद्यालय, कंसर्वेटोरी भेजने का सोचा था। वह पिछले क्रिसमस पर ही सबको यह बताने वाला था। क्या क्रिसमस वाकई आकर चला गया? अगर यह मुसीबत बीच में ना गई होती और वह किसी को भी अपनी बात से उसे डिगाने नहीं देता। यह सब सुनकर उसकी बहन भावुक होकर रो पड़ेगी और ग्रेगोर उसके कंधे तक चढ़कर उसकी गर्दन को चूमेगा, जिसे उसने काम पर जाने के बाद से रिबन या कॉलर से मुक्त रखा था। मिस्टर सामसा, बीच वाले सज्जन ने ग्रेगोर के पिता की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उन्होंने बिना कोई और शब्द बर्बाद किए अपनी तर्जनी उंगली से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ग्रेगोर की ओर इशारा किया। वायलिन बजना बंद हो गया। बीच वाले सज्जन ने पहले सिर हिलाते हुए अपने दोनों दोस्तों की ओर देखकर मुस्कुराए और फिर वापस ग्रेगोर को देखने लगे। पिता को लगा कि ग्रेगोर को भगाने से ज्यादा जरूरी उन तीनों सज्जनों को शांत करना है। हालांकि वे बिल्कुल भी परेशान नहीं थे और उन्हें वायलिन से ज्यादा ग्रेगोर मनोरंजक लग रहा था। पिता बाहें फैलाकर उनकी ओर लपके और उन्हें उनके कमरे में वापस भेजने की कोशिश करने लगे। साथ ही अपने शरीर से ग्रेगोर को उनकी नज़रों से छिपाने की भी कोशिश की। अब वे लोग थोड़े नाराज़ हो गए और ये साफ नहीं था कि वे पिता के व्यवहार से नाराज़ थे या इस एहसास से
कि उनके बगल वाले कमरे में ग्रेगोर जैसा पड़ोसी रह रहा था और उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने ग्रेगोर के पिता से स्पष्टीकरण मांगा, अपनी बाहें उठाईं, उत्तेजना में अपनी दाढ़ी खींची और बहुत धीरे-धीरे अपने कमरे की ओर पीछे हटे। इस बीच ग्रेगोर की बहन उस निराशा से बाहर आ गई थी जिसमें वह वायलिन बंद होने पर गिर गई थी। उसने कुछ पल के लिए अपने हाथ ढीले छोड़ दिए थे। वायलिन और बौ लटक रहे थे, लेकिन वह नोट्स को ऐसे देखती रही जैसे अब भी बजा रही हो। फिर अचानक उसने खुद को संभाला, वायलिन को माँ की गोद में रखा जो अभी भी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, और अगले कमरे की ओर भागी जहाँ पिता के दबाव में तीनों सज्जन तेजी से बढ़ रहे थे। बहन के अनुभवी हाथों ने बिस्तरों के तकिए और चादरें हवा में उछाली और उन्हें ठीक किया। सज्जनों के कमरे में पहुंचने से पहले ही उसने बिस्तर तैयार कर दी और बाहर निकल गई। ग्रेगोर के पिता अपनी कोशिशों में इतने खोए हुए थे कि वे अपने किराएदारों के प्रति सम्मान भूल गए। वे उन्हें धकेलते रहे जब तक कि बीच वाले सज्जन ने दरवाजे पर पहुंचकर गरजते हुए पैर पटका और पिता को रोक दिया। मैं अभी और यही ऐलान करता हूँ। उन्होंने अपना हाथ उठाया और ग्रेगोर की माँ और बहन का ध्यान खींचते हुए कहा कि इस फ्लैट और इस परिवार में जो घिनौनी स्थितियां हैं, उनके मद्देनजर यहाँ उन्होंने फर्श पर एक निर्णायक नजर डाली। मैं अपना कमरा तुरंत छोड़ रहा हूँ। जितने दिन मैं यहाँ रहा, उनके लिए मैं एक पैसा नहीं दूंगा, बल्कि मैं सोचूंगा कि आप पर हर्जाने का दावा करूं या नहीं। और यकीन मानिए, इसके लिए कारण साबित करना बहुत आसान होगा। वे चुप हो गए और सामने देखने लगे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। और वाकई उनके दोनों दोस्तों ने भी साथ दिया। और हम भी तुरंत नोटिस देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ग्रेगोर के पिता लड़खड़ाते हुए अपनी कुर्सी तक पहुंचे और उसमें गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी शाम की झपकी ले रहे हों, लेकिन उनका सिर जिस तरह बेकाबू होकर हिल रहा था, उससे साफ था कि वे सो नहीं रहे थे। इस पूरे समय ग्रेगोर वहीं लेटा रहा जहां तीनों सज्जनों ने उसे पहली बार देखा था। अपनी योजना की विफलता से हुई निराशा और शायद भूख की कमजोरी ने उसके लिए हिलना नामुमकिन कर दिया था। उसे यकीन था कि अब सब उस पर टूट पड़ेंगे, और वह इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि जब माँ की कांपती उंगलियों से वायलिन छूटकर जोर से फर्श पर गिरा, तो भी वह चौंका नहीं। पिताजी, माँ, बहन ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, हम ऐसे नहीं जी सकते। शायद आप यह नहीं देख पा रहे, पर मैं देख सकती हूँ। मैं इस राक्षस को अपना भाई नहीं कहना चाहती, मैं बस इतना कह सकती हूँ, हमें इससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी होगी। हमने इसकी देखभाल करने और धैर्य रखने के लिए जो भी मानवीय रूप से संभव था, वह किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई हम पर गलत करने का आरोप लगा सकता है। वह बिल्कुल सही कह रही है, ग्रेगोर के पिता ने खुद से कहा। माँ, जिन्हें अभी तक सांस लेने का मौका नहीं मिला था, एक हाथ आगे फैलाकर और आंखों में पागलों जैसा भाव लिए जोर जोर से खांसने लगी। बहन माँ के पास भागी और उनका माथा सहलाने लगी। उसके शब्दों ने पिता को कुछ निश्चित विचार दिए। वे सीधे बैठ गए, अपनी यूनिफॉर्म की टोपी से खेलने लगे जो मेज पर बची हुई प्लेटों के बीच पड़ी थी, और बीच बीच में ग्रेगोर की ओर देखते रहे जो स्थिर लेटा था। हमें इससे छुटकारा पाना होगा, बहन ने अब सिर्फ पिता से कहा, क्योंकि माँ खांसने में बहुत व्यस्त थी। यह आप दोनों की जान ले लेगा, मैं देख सकती हूँ। हम सब इतनी मेहनत करके घर आए और फिर यह यातना सहें, यह मुमकिन नहीं है। मैं अब और नहीं सह सकती। और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू माँ के चेहरे पर गिरने लगे, जिन्हें वह मशीनी तौर पर पहुंचती रही। मेरी बच्ची, पिता ने सहानुभूति और समझदारी से कहा, हम क्या करें? बहन ने बस कंधे उचका दिए, जो उसकी बेबसी और आंसुओं का संकेत था, जिसने उसकी पहले की निश्चितता की जगह ले ली थी। अगर वह हमें समझ पाता, पिता ने लगभग एक सवाल की तरह कहा। बहन ने आंसुओं के बीच जोर से हाथ हिलाया कि इसका तो सवाल ही नहीं उठता। अगर वह हमें समझ पाता, पिता ने दोहराया और आंखें बंद कर लीं, ये स्वीकार करते हुए कि बहन सही है, तो शायद हम उससे कोई समझौता कर पाते। लेकिन जैसा अभी है, इसे जाना ही होगा, बहन चिल्लाई। यही एकमात्र तरीका है पिताजी। आपको ये ख्याल दिमाग से निकालना होगा कि यह ग्रेगोर है। हमने इतने लंबे समय तक ये मानकर खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। ये ग्रेगोर कैसे हो सकता है?
अगर ये ग्रेगोर होता तो वह बहुत पहले ही समझ जाता कि इंसानों का ऐसे जानवर के साथ रहना नामुमकिन है और वह अपनी मर्जी से चला जाता। तब हमारे पास भाई नहीं होता, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी जी सकते थे और उसे सम्मान से याद करते। लेकिन ये जानवर हमें सता रहा है। इसने हमारे किराएदारों को भगा दिया। ये ज़ाहिर तौर पर पूरे फ्लैट पर कब्ज़ा करना चाहता है और हमें सड़कों पर सुलाना चाहता है। पिताजी, देखिए, बस देखिए। वह अचानक चीखी। वह फिर शुरू हो गया। अपने डर में, जो ग्रेगोर की समझ से बिल्कुल परे था, बहन ने माँ को भी छोड़ दिया और अपनी कुर्सी से इतनी ज़ोर से उठी कि माँ को लगभग गिरा ही दिया, जैसे वह अपनी माँ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो, पर ग्रेगोर के पास नहीं रहना चाहती। वह पिता के पीछे जाकर छिप गई, जो सिर्फ उसके डरने की वजह से उत्तेजित हो गए थे, और ग्रेगोर की बहन को बचाने के लिए हाथ उठाए खड़े हो गए। लेकिन ग्रेगोर का किसी को डराने का कोई इरादा नहीं था, अपनी बहन को तो बिल्कुल नहीं। वह तो बस मुड़ना शुरू कर रहा था ताकि अपने कमरे में वापस जा सके। हालांकि उसकी दर्दनाक हालत की वजह से यह भी काफ़ी चौंकाने वाला लग रहा था। मुड़ने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और वह अपने सिर की मदद ले रहा था। उसे बार बार उठाकर फर्श पर पटक रहा था। वह रुका और उसने पीछे देखा। उन्हें शायद उसके अच्छे इरादे का एहसास हो गया था और वे केवल कुछ पल के लिए डरे थे। अब वे सब उसे उदास खामोशी में देख रहे थे। माँ अपनी टांगें फैलाकर और आपस में सटाकर कुर्सी पर लेटी थी। उनकी आंखें थकान से लगभग बंद थीं। बहन पिता के गले में बाहें डालकर उनके बगल में बैठी थी। शायद अब वे मुझे मुड़ने देंगे, ग्रेगोर ने सोचा और वापस काम पर लग गया। वह कोशिश में जोर जोर से हाँफ रहा था और उसे कभी कभी रुककर आराम करना पड़ता था। कोई उसे जल्दी नहीं कर रहा था। सब कुछ उस पर छोड़ दिया गया था। जैसे ही वह पूरी तरह मुड़ गया, वह सीधा आगे बढ़ने लगा। वह अपने कमरे से अपनी दूरी देखकर हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि अपनी कमजोर हालत में उसने वह दूरी कुछ समय पहले कैसे तय की थी। उसने पूरी ताकत से रेंगने पर ध्यान दिया और शायद ही नोटिस किया कि उसके परिवार की ओर से उसे विचलित करने के लिए कोई शब्द या आवाज नहीं आई। उसने तब तक सिर नहीं घुमाया जब तक वह दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। उसने पूरा सिर नहीं घुमाया क्योंकि उसकी गर्दन अकड़ रही थी, लेकिन इतना काफी था यह देखने के लिए कि पीछे कुछ नहीं बदला था। सिर्फ बहन खड़ी हो गई थी। अपनी आखिरी नज़र में उसने देखा कि माँ अब पूरी तरह सो चुकी थी। वह मुश्किल से कमरे के अंदर पहुंचा ही था कि दरवाज़ा जल्दी से बंद किया गया। कुंडी लगाई गई और ताला जड़ दिया गया। पीछे हुए अचानक शोर से ग्रेगोर इतना डर गया कि उसके नन्हे पैर जवाब दे गए। यह उसकी बहन थी जिसने इतनी जल्दी की थी। वह इंतजार कर रही थी और हल्के कदमों से आगे बढ़ी थी। ग्रेगोर ने उसे आते हुए बिल्कुल नहीं सुना था और ताला लगाते हुए उसने अपने माता पिता से जोर से कहा, आखिरकार अब क्या? ग्रेगोर ने खुद से पूछा जब उसने अंधेरे में चारों ओर देखा। उसे जल्द ही पता चला कि अब वह बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे यह ज्यादा अजीब लगा कि वह अब तक उन पतले पैरों पर कैसे चल पा रहा था। उसे अपेक्षाकृत आरामदायक भी लग रहा था। सच है कि उसका पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा था और लग रहा था कि अंत में पूरी तरह गायब हो जाएगा। उसे अपनी पीठ में सड़ा हुआ सेब या उसके आसपास की सूजन, जो अब पूरी तरह सफेद धूल से ढकी थी, लगभग महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपने परिवार को भावना और प्यार के साथ याद किया। उसे लगा कि उसे अपनी बहन से भी ज्यादा दृढ़ता से चले जाना चाहिए। वह इस खाली और शांतिपूर्ण चिंतन की अवस्था में तब तक रहा जब तक उसने टॉवर घड़ी में सुबह के 3 बजते नहीं सुने। उसने खिड़की के बाहर भी धीरे धीरे रोशनी होते देखी। फिर बिना उसकी मर्जी के उसका सिर पूरी तरह नीचे झुक गया और उसकी आखिरी सांस उसके नथुनों से धीरे से निकल गई। जब सुबह सुबह सफाई वाली आई, उसे अक्सर कहा जाता था कि दरवाज़ा जोर से न पटके, लेकिन अपनी ताकत और जल्दबाजी में वह ऐसा करती ही थी जिससे पूरे घर की नींद खुल जाती थी। उसने हमेशा की तरह ग्रेगोर को देखने के लिए झांका और शुरू में उसे कुछ खास नहीं लगा। उसने सोचा कि वह जानबूझकर इतना शांत लेटा है, शहीद बनने का नाटक कर रहा है। उसे लगता था कि उसमें ये सब समझने की अक्ल है। उसके हाथ में लंबी झाड़ू थी, तो उसने दरवाजे से ही ग्रेगोर को गुदगुदाने की कोशिश की। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उसने उसे परेशान करने के लिए थोड़ा धक्का दिया, और जब उसने देखा कि वह बिना किसी प्रतिरोध के फर्श पर खिसक गया, तब उसका ध्यान गया। उसे जल्द ही समझ आ गया कि क्या हुआ है।
उसकी आंखें फैल गईं। उसने सीटी बजाई, लेकिन बिना समय बर्बाद किए उसने बेडरूम के दरवाजे खोले और अंधेरे में ज़ोर से चिल्लाई, "ज़रा यहाँ आकर देखो, ये मर गया है। बस पड़ा है यहाँ, बिल्कुल मर गया है।" मिस्टर और मिसेस सामसा अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गए और उन्हें सफाई वाली की दी हुई खबर को समझने से पहले उस सदमे से उभरने में थोड़ा समय लगा। फिर वे दोनों अपनी-अपनी तरफ से बिस्तर से निकले। मिस्टर सामसा ने अपने कंधों पर कंबल डाल लिया। मिसेस सामसा अपनी नाइट ड्रेस में ही बाहर आईं और इस तरह वे ग्रेगोर के कमरे में गए। रास्ते में उन्होंने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला जहाँ ग्रेटा सो रही थी जब से तीनों सज्जन आए थे। वह पूरी तरह तैयार थी जैसे कभी सोई ही ना हो और उसका पीला चेहरा भी यही बता रहा था। "मर गया?" मिसेस सामसा ने सफाई वाली से सवालिया लहजे में पूछा, हालांकि वे खुद देख सकती थीं। "मैंने वही तो कहा," सफाई वाली ने जवाब दिया और साबित करने के लिए झाड़ू से ग्रेगोर की लाश को एक और धक्का दिया, जिससे वह फर्श पर एक तरफ खिसक गई। मिसेस सामसा ने झाड़ू रोकने जैसा इशारा किया, पर रोका नहीं। "चलो," मिस्टर सामसा ने कहा, "भगवान का शुक्र है।" उन्होंने क्रॉस का निशान बनाया और तीनों महिलाओं ने उनका अनुकरण किया। ग्रेटा, जिसने लाश से अपनी आंखें नहीं हटाई थीं, बोली, "देखो वह कितना दुबला था। उसने कितने समय से कुछ नहीं खाया था। खाना वैसे ही बाहर आता था जैसे अंदर जाता था। ग्रेगोर का शरीर वाकई पूरी तरह सूख कर चपटा हो गया था। उन्होंने अब तक यह नहीं देखा था क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं था। ग्रेटा, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ अंदर आओ," मिसेस सामसा ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा और ग्रेटा लाश को पीछे मुड़कर देखते हुए अपने माता पिता के पीछे बेडरूम में चली गई। सफाई वाली ने दरवाज़ा बंद किया और खिड़की पूरी खोल दी। हालांकि सुबह जल्दी थी, लेकिन ताज़ी हवा में थोड़ी गर्माहट थी। आखिर मार्च का अंत आ गया था। तीनों सज्जन अपने कमरे से बाहर निकले और हैरानी से अपने नाश्ते के लिए इधर-उधर देखने लगे। उन्हें भुला दिया गया था। "हमारा नाश्ता कहाँ है?" बीच वाले सज्जन ने सफाई वाली से चिढ़कर पूछा। उसने बस अपनी उँगली होठों पर रखी और चुपचाप इशारा किया कि वे ग्रेगोर के कमरे में आ सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और अपने घिसे हुए कोटों की जेबों में हाथ डालकर ग्रेगोर की लाश के चारों ओर खड़े हो गए। कमरे में अब काफी रोशनी थी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और मिस्टर सामसा अपनी यूनिफॉर्म में दिखाई दी, एक बांह पर पत्नी और दूसरी पर बेटी। वे सब थोड़ा रोए थे। ग्रेटा बीच बीच में अपना चेहरा पिता की बांह में छिपा लेती थी। "मेरा घर छोड़ दो अभी," मिस्टर सामसा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा और औरतों को अपने से अलग नहीं किया। "आपका क्या मतलब है?" बीच वाले सज्जन ने थोड़ा घबराते हुए पूछा और मीठा सा मुस्कुराए। बाकी दोनों ने हाथ पीछे बांध लिए और खुशी से रगड़ने लगे कि अब बड़ा झगड़ा होगा, जो उनके पक्ष में रहेगा। "मेरा वही मतलब है जो मैंने कहा," मिस्टर सामसा ने जवाब दिया और अपने दोनों साथियों के साथ सीधी रेखा में उस आदमी की ओर बढ़े। पहले तो वह स्थिर खड़ा रहा, जमीन को देखते हुए जैसे उसके दिमाग में बातें नई जगह बना रही हों। "ठीक है, हम जाते हैं," उसने कहा और मिस्टर सामसा की ओर देखा, जैसे उसे अचानक बहुत विनम्रता आ गई हो और अपने फैसले के लिए दोबारा इजाज़त मांग रहा हो। मिस्टर सामसा ने बस आंखें फाड़कर कई बार सिर हिलाया। इस पर बिना देर किए वह आदमी वाकई लंबे डग भरते हुए हॉलवे में चला गया। उसके दोनों दोस्तों ने हाथ रगड़ना बंद कर दिया और दौड़कर उसके पीछे हो लिए, जैसे उन्हें डर हो कि मिस्टर सामसा उनसे पहले हॉलवे में जाकर दरवाज़ा बंद न कर दें। वहां पहुंचकर तीनों ने अपनी टोपियां और छड़ियां उठाईं, बिना एक शब्द बोले झुके और चले गए। मिस्टर सामसा और दोनों औरतें सीढ़ियों तक उनके पीछे गईं। उन्हें उन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने झुककर देखा कि तीनों सज्जन धीरे-धीरे लेकिन लगातार सीढ़ियां उतर रहे थे। हर मंजिल पर मुड़ते हुए वे गायब होते और फिर दिखाई देते। वे जितना नीचे गए, सामसा परिवार की दिलचस्पी उतनी कम होती गई। जब एक कसाई का लड़का सिर पर ट्रे रखे गर्व से ऊपर आ रहा था और उनसे पास से गुजरा, तो मिस्टर सामसा और औरतें सीढ़ियों से हट गए और राहत महसूस करते हुए वापस फ्लैट में चले गए। उन्होंने तय किया कि इस दिन का सबसे अच्छा उपयोग आराम करने और सैर पर जाने में होगा। उन्हें काम से छुट्टी की न केवल ज़रूरत थी, बल्कि वे इसके हकदार भी थे। वे मेज़ पर बैठे और 3 माफ़ी पत्र लिखे। मिस्टर सामसा ने अपने बॉस को, मिसेस सामसा ने अपने ठेकेदार को और ग्रेटा ने अपने प्रिंसिपल को। सफाई वाली ने आकर बताया कि उसका काम खत्म हो गया है और वह जा रही है। पहले तो तीनों ने बिना सिर उठाए सिर हिलाया,
लेकिन जब वह जाने का नाम नहीं ले रही थी तो उन्होंने चिढ़कर ऊपर देखा। क्या है? मिस्टर सामसा ने पूछा। वह दरवाजे पर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसके पास कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हो। उसकी टोपी का शुतुरमुर्ग का पंख, जो मिस्टर सामसा को हमेशा चिढ़ाता था, हर दिशा में हिल रहा था। आपको क्या चाहिए? मिसेस सामसा ने पूछा। हाँ, उसने हंसते हुए कहा। तो वो जो चीज़ अंदर पड़ी है, आपको उसे ठिकाने लगाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब हो गया है। मिसेस सामसा और ग्रेटा अपने पत्रों पर झुक गईं। मिस्टर सामसा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया कि वह विस्तार से न बताए। जब उसे बताने से रोक दिया गया, तो उसे याद आया कि उसे जल्दी थी और उसने चिढ़कर कहा, "तो ठीक है फिर, सबको अलविदा।" और ज़ोर से दरवाज़ा पटकते हुए चली गई। "आज रात इसे निकाल दिया जाएगा," मिस्टर सामसा ने कहा, लेकिन पत्नी और बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सफाई वाली ने उनकी मुश्किल से मिली शांति भंग कर दी थी। वे खिड़की के पास गए और एक दूसरे के गले लगकर खड़े हो गए। मिस्टर सामसा ने कुर्सी में घूमकर उन्हें देखा और फिर बुलाया, "इधर आओ, चलो पुरानी बातों को भूल जाओ, अब थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दो।" दोनों औरतें तुरंत उनके पास आईं, उन्हें चूमा और गले लगाया और फिर जल्दी से अपने पत्र खत्म किए।